तो मेडिटेशन करते कैसे हैं? मेडिटेशन मीन्स टू एंकर योर माइंड इन द प्रेजेंट। कि सेल्फ लव को आप कैसे देखते हैं? सेल्फ लव से भी पहले एक स्टेप है और वो है सेल्फ एक्सेप्टेंस। उनको कहीं ना कहीं एक ऐसे पेरेंटिंग टिप्स भी शेयर करनी चाहिए, सेमिनार्स करने चाहिए पेरेंट्स के लिए। आई थिंक इट इज नॉट जस्ट अबाउट द चाइल्ड, इट इज अबाउट द पेरेंट एज वेल। आज के टाइम पे सबसे बड़ा जो कंसर्न है ना सर, वो है एक ऐसा भूत, मोबाइल भूत। मोबाइल से बच्चों को दूर नहीं रखा जा सकता। हाँ। और रखना भी नहीं चाहिए। मोबाइल जो है इट्स अ ब्लेसिंग, लेकिन मोबाइल को कैसे यूज करना है ये सिखाना बहुत जरूरी है। अब आप मुझे ये बताइए कि बच्चे कैसे अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट को जाने और एक सही सब्जेक्ट चूज करें। यू नो स्टूडेंट्स दे आर कंफ्यूज्ड। वो एक मूवी आई थी ना लक्ष्य, ऋतिक रोशन जो है वो आर्मी में चला जाता है। हाँ। क्यों जाता है? क्योंकि मेरे दोस्त जा रहे हैं और इसलिए वो टिक नहीं सकता वहां पे, है ना, टिक नहीं पाता क्योंकि that was not his choice, that was an influenced choice that he made. Students should understand themselves better. Failure से कैसे डील की जाए? तो Kodak was not ready to accept the change. When you don't accept, you fall, you fail. तो Nokia was not able to accept Android. तो वो अपनी सक्सेस को पकड़ के रखा था उसने, and he was Nokia did accept and that's the reason it fell. क्या डिफरेंस है एंजाइटी और डिप्रेशन में? ये सारे मेंटल कंडीशंस हैं। ठीक। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू सोच मैटर्स। आज का पॉडकास्ट बहुत ही स्पेशल होने वाला है, जिसमें हमने बात करी है टीनेज बच्चों के ऊपर, ग्रेडिंग सिस्टम के ऊपर, कैसे आजकल के स्कूल्स में एंजाइटी, डिप्रेशन और इमोशन से डील करना नहीं सिखाया जाता है। आज हमने बात करी है कपल्स गोल के ऊपर भी, कैसे कपल आज के टाइम पे डिप्रेशन, एंजाइटी से जूझ रहे हैं। कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप की भी बात करी है हमने, और इन सब टॉपिक्स के ऊपर बातचीत करी है आज के हमारे स्पेशल गेस्ट ने, जो कि एक माइंडफुलनेस और माइंडसेट कोच हैं। काफ़ी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स भी ले चुके हैं, काफ़ी कंपनीज में उन्होंने ट्रेनिंग दी है और काफ़ी एक्सपर्टीज़ है उनकी ट्रेनिंग को लेकर। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारे स्पेशल गेस्ट मिस्टर आलोक जी का, only on Soch Matters with me, Poonam Rawat. Sir, you're most welcome to Soch Matters. Thank you very much. I'm glad to be a part of this. Thank you so much. सबसे पहले तो मैं आपके बारे में जानना चाहती हूँ कि आपने कैसे अपनी ये ट्रेनिंग वाली जर्नी स्टार्ट करी। पूनम, बहुत लंबी कहानी है, शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूँ। I never thought, पूनम, that I'll ever be a coach. कभी सोचा ही नहीं था। बहुत ही कन्वेंशनल ड्रीम्स थे और पढ़ाई में जरा भी अच्छा नहीं था मैं। Okay. A typical student who didn't want to, study or learn and stuff. But then, because I come from a business background, like my family, they have their own business. So वो होता है ना कि आगे जाके कौन संभालेगा ये? Correct. तुमको ही तो संभालना है। So उस हिसाब से फिर मैनेजमेंट मैं चला गया। फिर मैंने BMS बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज करी, MBA किया, मार्केटिंग में किया, और उस हिसाब से फिर आई वेंट इनटू सेल्स। तो सेल्स से शुरुआत हुई थी, और उस जमाने में लाइक सेल्स, और वो भी एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री में मैं था। तो जो होर्डिंग्स वगैरह जो होता है, ATL, BTL, वो सारा। और पुनः आपको तो पता ही है कि सेल्स मतलब प्रेशर है ना। तो पहले तो बहुत अच्छा लग रहा था, इट वाज लाइक वेरी एक्साइटिंग, बट देन आंसरेबिलिटी की बात आती है, एक वो जो मंथ एंड पे जो टारगेट्स की बात आती है, और ऐसे बॉसेस होते हैं, ऐसे क्लाइंट्स होते हैं, उनके साथ डील करना। सो इतना स्ट्रेस, इतना प्रेशर होता था। आई डिड एक्सपीरियंस स्ट्रेस, एंजाइटी एंड ऑल दैट स्टफ। एक चीज मैंने रियलाइज करी कि मेडिटेशन और माइंडफुलनेस ये पहले से एक पार्ट था मेरे रूटीन का, थैंक्स टू माय पेरेंट्स, थैंक्स टू माय गुरुज एंड मास्टर्स, जिन्होंने एक बीज बो दिया था कि ये करना है। जैसे हम ब्रश करते हैं ना, तो मेडिटेशन करना है, भले अच्छा लगे या ना लगे। तो एक आदत सी हो जाती है। तो आगे जाके ये मुझे पता चला कि भले कैसा भी दिन गया हो आपका, भले कितना भी स्ट्रेस आपको महसूस हुआ हो, लेकिन जब भी आप ये प्रैक्टिसेस करते हो, सो इट इज लाइक होम कमिंग। एक शांति मिलती है, एक वो ठहराव आ जाता है, एक मेंटल क्लैरिटी आ जाती है।
तभी मुझे ये लगा पूनम कि अगर ये मुझे हेल्प कर रहा है, इफ दिस इज हेल्पिंग मी, इट कैन हेल्प सो मेनी पीपल आउट देयर। करेक्ट। वहां से एक शुरुआत हुई। पता नहीं था कर पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि मैं अपने आप को एक इंट्रोवर्ट मानता हूँ। तो क्या मैं बोल पाऊंगा, क्या मैं लोगों को समझा पाऊंगा, लेकिन मैं सोचा चलो शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत हुई मेरी कलीग्स के साथ। सो जो मेरे तभी कलीग्स थे, मैं उनको कुछ ना कुछ टिप्स देता था, ये कर लो वो कर लो। तो मैंने देखा कि हाँ उनको फायदा तो हो रहा है। फिर वैसे एक स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, ऐसे करते करते 11 साल हो गए। हाँ जी, एंड देयर इज नो लुकिंग बैक। सो ऐसे शुरुआत हुई। वेरी नाइस। मुझे लगता है सेल्स ना अपने आप में, मतलब मैं ऐसा वो मानती हूँ कि सेल्स को मैं कहती हूँ जो पर्सन सेल में गया है ना, इट जस्ट लाइक अगर जो सेल को सीख गया ना, मतलब सेल्स की एक ऐसी जर्नी है ना, वो जस्ट लाइक अ गीता। जैसे एक होता है ना कि भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को बता रहे हैं, तो सेल्स आपको बता रही होती है आपकी लाइफ के बारे में कि अब ये होने वाला है, अब ये होने वाला है, आप इसको कैसे फेस करोगे, ये प्रॉब्लम आने वाली है, ये टारगेट्स आने वाले हैं ना। तो मेरे लिए सेल्स जस्ट लाइक अ लाइफ, मतलब जिंदगी है सेल्स। अगर कोई सेल करना सीख गया तो वो जिंदगी है। बट इसी बीच में आपने बहुत अच्छी एक बात बोली है, मेडिटेशन, है ना, जो मुझे आज भी लगता है कि मैं मेडिटेशन की जर्नी में हूँ और मैं नहीं कर पा रही हूँ इन अ प्रॉपर वे। तो मेडिटेशन करते कैसे हैं? बहुत ही सिंपल चीज है मेडिटेट करना, लेकिन उसको इस तरह से कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, बहुत सारे जार्गन्स यूज करके और इतनी सारी मेथडोलॉजीज बता के। और आज पूनम अगर हम सोशल मीडिया की बात करें, सोशल मीडिया के एक पॉजिटिव साइड भी है, नेगेटिव साइड भी है। जैसे अगर आप अभी गूगल पे जाओ या यूट्यूब पे जाओ और आप सिर्फ एक कीवर्ड डालो मेडिटेशन या हाउ टू मेडिटेट और द बेस्ट वे टू मेडिटेट, आपको 100 वीडियोस मिलेंगे। Correct. और आप एक देखोगे, दूसरा देखोगे, तीसरा देखोगे, पांचवा छठा देखते देखते फिर आप बोलोगे नहीं कौन सा करूं, मुझे नहीं पता कहाँ से शुरुआत करूं, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, मेरे लिए कौन सा है, और वहीं पे कंफ्यूज हो जाओगे। पूनम अगर मेडिटेशन को अगर हम समझे एक सरल भाषा में, अर्थ में, फॉर अ लेमन पर्सपेक्टिव, मेडिटेशन मीन्स टू एंकर योर माइंड इन द प्रेजेंट। आपके मन को वर्तमान में हमें पिन करना है, ठीक है। द माइंड हैज दिस क्वालिटी टू वंडर। एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी रिसर्च स्टडी में आपसे शेयर करता हूँ। वो स्टडी ये कहती है कि फॉर 64% ऑफ द टाइम्स, 64% हमारा मन या तो भूत में होता है या तो भविष्य में होता है। करेक्ट। अगर हम पास्ट की बात करें तो हम लोग गिल्ट और रिग्रेट, मैंने ये क्यों किया, मैंने ये क्यों कहा, ऐसा उसने मेरे साथ क्यों किया, यही सारी चीजों में हम फंसे रहते हैं। अगर भूत में नहीं तो भविष्य में, अगर ये होगा कि नहीं, ऐसा हुआ तो, वैसा हुआ तो वो एंजाइटी, फियर, वरी, एम्बिग्विटी। सो अगर 64% ऑफ द टाइम्स भूत और भविष्य में है, तो हम वर्तमान में कितने टाइम तक हैं? हम है ही नहीं। और इसीलिए जो स्ट्रेस है ना, स्ट्रेस कभी प्रेजेंट मोमेंट से आता ही नहीं है। स्ट्रेस हमेशा आता है पास्ट से या तो फ्यूचर से। ठीक है, बिकॉज वी आर कॉन्स्टेंटली फाइटिंग अवर थॉट्स फ्रॉम द पास्ट एंड द फ्यूचर। सो मेडिटेशन इज अ सिंपल प्रैक्टिस ऑफ पिनिंग योर माइंड इन द प्रेजेंट, बिकॉज अ प्रेजेंट माइंड इज अ काम माइंड एंड अ काम माइंड इज अ डिसाइसिव माइंड। सो किसी भी प्रक्रिया से अगर आप अपने मन को वर्तमान में रख सकते हो, दैट इज मेडिटेशन। एंड वन ऑफ द बेस्ट वेज टू डू इट इज टू फोकस ऑन योर ब्रेथ। ओके। जैसे अभी जब भी हम बात कर रहे हैं, बात करते करते भी अगर आप अपने ब्रेथ पर ध्यान दो, ठीक है, और हर एक सांस जो अंदर आ रही है, हर एक सांस जो बाहर जा रही है, बस अगर उस पे सजग रहना सीख जाओ, दैट इज मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको आंख बंद करके नीचे बैठना है, पैर को क्रॉस करके, पीछे कोई अगरबत्ती जलनी चाहिए, फिर कोई साउंड भी प्ले होना चाहिए जी, और बहुत ही एक अलग ही एक एनवायरनमेंट होना, नहीं। मेडिटेशन मतलब आप चलते चलते भी मेडिटेशन कर सकते हो, बैठे बैठे भी मेडिटेशन कर सकते हो, आप कार ड्राइव करते करते भी मेडिटेशन कर सकते हो, आप खाना खाते खाते भी मेडिटेशन कर सकते हो। मेडिटेशन का सरल अर्थ ये है कि आप सजग रहना सीख जाओ, दैट इज मेडिटेशन। ट्रू। अभी मुझे मूवी याद आ रही है, मुन्ना भाई MBBS वाली। आई थिंक उसमें वो शायद ऐसे करते हैं कि कूल रहने के लिए, आई थिंक वो ऐसे अपनी ब्रीथ पे ध्यान देते हैं। तो वेरी ट्रू। मुझे आपसे सेकंड क्वेश्चन ये जानना है कि मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन में क्या फ़र्क है? मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन दो अलग अलग चीज़ें हैं। मेडिटेशन आप ऐसा समझ सकते हो कि मेडिटेशन
एक शुरुआत है, फर्स्ट स्टेप है जो आपके विजुअलाइजेशन को बेटर कर सकती है। क्योंकि जैसे अगर हम विजुअलाइजेशन की बात करें तो आप एक मेंटल मूवी तैयार कर रहे हो आपके मन में, राइट? जैसे आपको एक घर बनाना है या आपको एक घर आपके लिए क्रिएट करना है, जैसे हम मैनिफेस्टेशन में बात करते हैं, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बात करते हैं, हम क्रिएशन की बात करते हैं, तो उसके लिए हम बोलते हैं विजुअलाइज करो, राइट? अगर आपका मन विचलित है, क्या आप विजुअलाइज कर सकोगे? नहीं कर सकोगे, क्योंकि या तो आपका मन फियर में है, या there is lot of anger, there is lot of frustration, there is lot of irritation, stress, anxiety, depression. तो मन अगर वर्तमान में है ही नहीं, आपको विजुअलाइज वर्तमान में करना है। आप भूत में तो विजुअलाइज नहीं करोगे, आप भविष्य में विजुअलाइज नहीं करोगे, तो सबसे पहले तो आपको वर्तमान में आपके मन को रखना पड़ेगा, तभी जाके वो इफेक्टिव विजुअलाइजेशन होगा। सो इसलिए मैंने कहा कि मेडिटेशन प्रिपेयर्स यू फॉर बेटर विजुअलाइजेशन। तो आप अगर मेडिटेशन करना अच्छे से सीख जाते हो तो आपका जो विजुअलाइजेशन की आपकी जो इफेक्टिवनेस है वो बहुत अच्छी होगी, और आप वो विजुअलाइजेशन में आप टिके रह सकते हो। वरना क्या होगा, आपने विजुअलाइजेशन चालू तो करी, फिर कल का कोई थॉट आ गया, खत्म, फिर परसों का अगर ऐसा हुआ तो वैसा हुआ, फिर वहां पे आप चले गए, मन में ही आप वहां पे चले गए, तो कैसे होगा विजुअलाइजेशन? यहाँ पे एक वर्ड मेरे माइंड में चल रहा है जब आप बात कर रहे हो, सेल्फ लव। सेल्फ लव इसलिए चल रहा है, मुझे लग रहा है शायद एक इंसान ना मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन तभी बेटर कर सकता है जब वो खुद से प्यार करता है। ऐसा मेरे को लग रहा है, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा कि सेल्फ लव को आप कैसे देखते हैं? सेल्फ लव, मैं सोचता हूं कि सेल्फ लव से भी पहले एक स्टेप है, और वो है सेल्फ एक्सेप्टेंस। वेरी ट्रू। आप अपने आप को तभी प्यार कर सकते हो जब भी आप अपने आप को आप जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करते हो, है ना? जैसे अगर हम एक शादी में भी अगर बात करें, इन अ मैरिज, यू कैन ओनली लव दैट पर्सन वंस यू एक्सेप्ट दैट पर्सन द वे ही और शी इज। ट्रू। आप अगर बोलोगे यार ये तो ऐसी है, ये तो वैसा है, ये तो मेरी बात नहीं सुनती, इसको तो कुछ समझ में नहीं आता, एक ही बात 10 बार बोलनी पड़ती, अगर इतनी कंप्लेंट्स है, आपने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो आप उसको लव कैसे कर सकोगे? लव तो फिर बहुत दूर की बात है। तो वैसे ही अगर आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि आजकल बहुत लोगों को ये कंप्लेंट्स होती है ना कि मैं ऐसा नहीं हूं, मैं वैसा नहीं हूं, मैं उसके जैसा नहीं हूं, मुझे तो वैसा, मेरी हाइट ऐसी है, मैं गोरा नहीं हूं, मैं गोरी नहीं हूं, मुझे तो ऐसा होना चाहिए, वैसा कंपैरिजन। पूनम, आज अगर आप देखो, एक इंसान जो है 1 मिनट में 100 रील देखता है, ठीक है? उसमें ज्यादा करके इन्फ्लुएंसर्स को, और इन्फ्लुएंसर्स क्या करते हैं, इन्फ्लुएंसर्स तो अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखते हैं। जैसे अगर आप मूवी में जाते हो तो मूवी जब देखते हो तो हीरो है, हीरोइन है, जो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं, वो क्या 24 घंटे वैसे ही रहते हैं क्या? नहीं, वो तो सिर्फ मूवी में वैसे दिखते हैं। बिल्कुल। तो इन्फ्लुएंसर्स भी तो वैसे ही हैं। तो जब एक आम इंसान जो है वो एक हीरो को देखता है, हीरोइन को देखता है, एक्टर को देखता है, एक्ट्रेसेस को देखता है, अगर इन्फ्लुएंसर्स को देखता है, उनकी लाइफ को देखते हैं, मन में क्या चल रहा है कि मेरी लाइफ तो बहुत ही खराब है, इनको देखो, है ना? सो कॉन्स्टेंटली दे आर हेटिंग देमसेल्व्स, दे आर हेटिंग देयर लाइफ, दे आर हेटिंग देयर एग्जिस्टेंस। और ये हेट्रेड बढ़ते जाता है जब भी कंपैरिजन और बढ़ता है। तो जैसे जैसे कंपैरिजन बढ़ रहा है तो हेट्रेड भी बढ़ रही है। तो सेल्फ लव तो है ही नहीं। आप अपने जीवन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप अपने शरीर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। कितने लोग जो हैं, दे स्टार्ट हेटिंग देमसेल्व्स ओनली बिकॉज दे आर फैट। करेक्ट। दे स्टार्ट हेटिंग देमसेल्व्स बिकॉज दे आर नॉट इन द राइट जॉब। दे स्टार्ट हेटिंग देयर पेरेंट्स, क्योंकि वो बोलते हैं कि आपने मुझे सही डायरेक्शन नहीं दिखाई, आपने मुझे सही कॉलेज में नहीं डाला, आपने because you didn't have the financial abundance, because of that I am suffering today. So they are hating their parents, they are hating their house, मैं ये घर मुझे अच्छा नहीं लगा। So इतना hatred है, not just towards themselves, towards everyone. So self love की तो दूर की बात है। Very true. So acceptance ही नहीं है तो love कहाँ से होगा? बहुत अच्छी बात आपने बोली है एक्सेप्टेंस की। मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा हम टीनेज बच्चों पे आते हैं
जो आज की जनरेशन है ना, वहाँ पे हम उनको सेल्फ लव कैसे सिखाएं? क्योंकि आप हर सेकंड बच्चे को या थर्ड बच्चे को आपस में कंपैरिजन करते हुए देखेंगे, है ना, कि मेरे पास ये है, तुम्हारे पास क्या है। इनफैक्ट मैंने बातचीत में भी मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट इन माय पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रही हूँ, मेरी सोसाइटी में मैंने खुद बच्चों को ये करते हुए देखा है। तो मैं समझ नहीं पाती हूँ कि मतलब ये क्यों कंपेयर कर रहे हैं एक दूसरे से, जब हमारे पेरेंट्स सेम नहीं है, है ना, उनकी अपब्रिंगिंग में फ़र्क है, हर चीज़ में फ़र्क है। तो ये कंपैरिजन वाला पार्ट हम अपने बच्चों को कैसे समझाएं? मुझे लगता है पूनम की कंपैरिजन हमें सिखाया जाता है। मतलब बचपन से आप देखो, जब भी हम भी, मुझे याद है जब मैं स्कूल में था तो हमारे पेरेंट्स हमें क्या बोलते, अच्छा उसको कितने आए, तुझे इतने आए, तुझे साइंस में, अच्छा उसको कितने आए, है ना, तुझे ज्योग्राफी में इतने थे, हिस्ट्री में इतने, अच्छा टॉपर कौन है क्लास का, ये सवाल तो पूछते ही हैं पेरेंट्स, है ना। आप टॉपर क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि जब भी आप ये पूछोगे कि उसको कितने आए और टॉपर, तो उसको तो खुद शर्म आनी ही आनी है ना, कि अच्छा टॉपर को तो 80 आए और मुझे तो 40, मैं तो जस्ट पास हुआ हूं, है ना। तो वहां से शर्म आप एक्चुअली वो डाउनलोड, मतलब आप उसको इनग्रेन कर रहे हो उसके सिस्टम में। अभी आपने सिखाया उसको कंपेयर करना, ठीक है, अभी वो क्या करेगा, वहीं से वो कंपैरिजन शुरू हो जाती है। फिर फिजिकल कंपैरिजन शुरू होती है, मटेरियलिस्टिक कंपैरिजन शुरू होती है। जैसे अगर प्लेसमेंट्स हो रही है बच्चों की, तो अच्छा उसको यहाँ पे प्लेसमेंट मिल गई, मुझे यहाँ नहीं मिली, तो वहां पे कंपैरिजन। अच्छा उसके बाद जब शादी होती है तो पार्टनर्स कंपेयर भी करते हैं। सो हर चीज में कंपैरिजन हो रही है। सो मुझे ऐसा लगता है पूनम, दिस इज अ कंडीशनिंग प्रॉब्लम। जैसे अगर एक पेरेंट है, इंस्टेड ऑफ आस्किंग कि उसको कितने आए या टॉपर कौन है, आप उनको ये पूछो, अच्छा पहले तूने फर्स्ट सेमेस्टर में कितने स्कोर किए थे इसमें, अच्छा ये सेमेस्टर में पहले से ज्यादा है, बेटर है, वेरी नाइस। सो देन यू आर टीचिंग देम हाउ टू कंपेयर योर प्रीवियस वर्जन विथ योर प्रेजेंट वर्जन। ट्रू। सो वो कंपैरिजन इज ऑलवेज बेटर देन यू मेकिंग देम कंपेयर विद अदर पीपल, विद अदर स्टूडेंट्स। सो आई थिंक बच्चों से ज्यादा यहाँ पे जो इशू है वो पेरेंट्स का है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो मुझे ऐसा लगता है, क्या आपको ऐसा लगता है कि जो हमारा सोसाइटी है या हमारे जो स्कूल्स हैं, उनको कहीं ना कहीं एक ऐसे पेरेंटिंग टिप्स भी शेयर करनी चाहिए, सेमिनार्स करने चाहिए पेरेंट्स के लिए, जहां उनको एजुकेट किया जाए कि वो अपने बच्चों से कैसे बिहेव करें? जरूर करनी चाहिए। I think it is not just about the child, it is about the parent as well. क्योंकि अगर आप देखो, जब ये एक बच्चा बड़ा हो रहा है ना, तो उसके फर्स्ट रोल मॉडल्स कौन होते हैं? पेरेंट्स ही तो होते हैं। एक बच्चा जो है, टॉडलर है, उसको तो एक्सपोजर ही नहीं है बाहर की दुनिया का। सो उसके रोल मॉडल्स फादर एंड मदर। सो अभी, और जो बच्चा होता है ना पूनम, वो बहुत ही ऑब्जर्वेंट होता है। जब भी हम छोटे होते हैं ना, हमारी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत होती है, हम सब चीजें देखते हैं, हमें सब चीजें ट्राई करनी होती है। हमें इफ यू सी अ चाइल्ड, द चाइल्ड वांट्स टू पुश, पुल, ग्रैब, डू एवरीथिंग। ये भी टेस्ट करना है, वो भी करना है, बोलना भी सीखना है, चलना भी है, गिरता है तो भी चलना है, ये भी पकड़ना है, वो सारा कुछ चल रहा है। सो ऑब्जर्वेशन। अभी आप सोचो, जैसे अगर एक कपल है, उसके बीच में डिफरेंसेस हैं और वो बहुत ही अनबन है, अनप्लेजेंट कॉन्वर्सेशन है, तो उसकी इम्पैक्ट होगी कि नहीं होगी बच्चों पे? बिल्कुल, ऑफ कोर्स होगी। जो चॉइसेस पेरेंट्स लेते हैं तो उसकी भी इम्पैक्ट होगी। सो आई थिंक पेरेंट्स नीड टू बी मोर अवेयर कि हाउ दे आर बिहेविंग, हाउ दे आर कम्युनिकेटिंग, हाउ दे आर एग्जिस्टिंग इन फ्रंट ऑफ द चिल्ड्रन। जैसे कुछ दिनों पहले की बात है, आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ माय मेंटीज एंड this is what she was talking about, that she said that there's a lot of problems in our marriage. ठीक है, मुझे डर इस बात का है कि मेरी जो छोटी बेटी है उस पर क्या असर पड़ेगा इसका, है ना। और उसने बोला उसका असर ऑलरेडी पड़ रहा है, क्योंकि मैंने देखा मेरी बेटी जो है वो पहले जितनी खुश रहती थी अभी खुश नहीं रहती, अभी वो हमेशा डरी रहती है। उसको ऐसा लगता है कि पापा वापस कुछ बोल देंगे या पापा मुझे डांटेंगे, मम्मी को डांटेंगे,
तो उसको अच्छा नहीं लगता, तो वो हमेशा अपने रूम में बंद रहती है, सो ऑफ कोर्स इम्पैक्ट तो होगा। सो कमिंग टू योर क्वेश्चन पूनम, जरूर ऐसे सेमिनार्स होने चाहिए जहाँ पे कॉन्शियस पेरेंटिंग सिखाई जाए कि एज अ पेरेंट आपको कौन सी चीजों का ध्यान रखना है। एज अ पेरेंट आप किस किस लेवल पे अपने बच्चों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो। जैसे सबसे पहली चीज लाइफस्टाइल। जैसे बच्चा देख रहा है कि पेरेंट्स कभी उठते हैं कभी सोने जाते हैं, हाँ, है ना, क्या खा रहे हैं, हाँ, है ना, कितना टीवी देख रहे हैं, मोबाइल पे कितना स्क्रॉल कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कैसे कर रहे हैं, जैसे तू तड़ाक करके बात कर रहे हैं या आप करके बात कर रहे हैं, तो ये बच्चे तो सीखते हैं ना। बिल्कुल। अगर वैसा एनवायरनमेंट है तो वो तो वही फिर फॉलो करेंगे। बट यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है, जैसे आपने अभी एक बात करी कि जो कपल्स हैं उनके बीच में अगर प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं बच्चा सफर करता है ना। बट आपको रीजन क्या लगता है, मतलब आज के टाइम पे ये चीजें क्यों बढ़ रही है, डिवोर्स केसेस क्यों बढ़ रहे हैं आज के टाइम पे? उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहले मुझे तो ये लगता है कि अंडरस्टैंडिंग, देयर इज लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एंड लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग का भी एक रीजन है, एंड दैट इज लैक ऑफ पेशेंस। हाँ, वेरी। जैसे आज हस्बैंड है, उसके पास पेशेंस ही नहीं है अपनी वाइफ को समझने का। तुरंत हम चीजों को अज्यूम कर लेते हैं, हम चीजों को पकड़ के रखते हैं, हम 2 साल पुरानी बात निकालते हैं, 3 साल पुरानी बात निकालते हैं, टिट फॉर टैट करते हैं, और फिर कंपैरिजन होता है। ऐसे बहुत सारे केसेस भी हैं कि जैसे मान लो कपल्स हैं, ठीक है, कपल्स घूमने जाते हैं, जैसे ग्रुप वेकेशंस में जाते हैं, हाँ, है ना। फिर जो एक कपल है, अगर समझो एक जो लेडी है वो दूसरे कपल को देखती है कि देखो उसका हस्बैंड तो उसको कितने अच्छे से ट्रीट कर रहा है, हाँ, उसको तो ये बुलाता है, उसको तो ये गिफ्ट दिया। फिर बंद कमरे में ये सारी चीजें शुरू होती है, तुम ये क्यों नहीं कर सकते, तुम वो क्यों नहीं कर, फिर वहां से एक तनाव शुरू होता है ना। सो कंपैरिजन, इम्पेशेंस, सोशल मीडिया कंपैरिजन। सो आई थिंक बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसके वजह से आज ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं बिटवीन कपल्स, एंड दे आर नॉट इवन रेडी टू सॉल्व। सी, बहुत जरूरी है कि कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है ना, क्योंकि अगर आप देखो कि इंडिया, अगर हम हमारे देश की बात करें, इंडिया इज अ पेट्रियार्की। सर, जैसे अभी हमने बात करी पेरेंट्स के ऊपर कि कपल्स के बीच में अगर प्रॉब्लम है, मैं आपसे एक चीज जानना चाहती हूँ। आज के टाइम पे ना सेपरेशन बहुत हो रहा है, तो आप सिंगल पेरेंट को कैसे देखते हैं? सिंगल पेरेंट की जर्नी बहुत डिफिकल्ट होती है। मैं बहुत सारे ऐसे सिंगल पेरेंट्स को जानता हूँ, हमारे माइंडफुलनेस कम्युनिटी में भी बहुत सारे सिंगल पेरेंट्स हैं, तो उनकी जर्नी बहुत डिफिकल्ट होती है, क्योंकि एक तरफ खुद को भी संभालना है, बच्चों को भी संभालना है, घर भी संभालना है, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है, फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है, एंड स्पेशली अगर हम एक सिंगल मदर की बात करें तो एक वो इमेज वाली चीज भी होती है, एंड हाउ टू कंडक्ट हर सेल्फ इन द सोसाइटी, वो वाली चीज भी होती है, क्योंकि लोग अलग नजरिए से देखना शुरू कर देते हैं। ये मेरे शब्द नहीं है, ये उनके शब्द है। हाँ, बिल्कुल। कि हमें बहुत चीजों को ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि एज अ सिंगल पेरेंट इट इज वेरी प्रेशराइज्ड सिचुएशन। सो मुझे ऐसा लगता है पूनम कि सिंगल पेरेंट नीड टू फर्स्ट प्रायोरिटाइज हिमसेल्फ और हरसेल्फ। सबसे पहले खुद पे ध्यान दो, जहां पे हम सेल्फ मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपकी जो पूरी लाइफ है, आपके बच्चों की लाइफ है, वो आप पे टिकी हुई है, आपकी सैनिटी पे टिकी हुई है। अगर आप स्ट्रेस्ड हो जाते हो, आप एंग्शियस हो जाते हो, आप इरिटेटेड हो, आप फ्रस्ट्रेटेड हो, तो आप कैसे संभाल पाओगे चीजों को? बिल्कुल। सो आई थिंक फॉर अ सिंगल पेरेंट सेल्फ मैनेजमेंट शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। एंड वही मतलब ये भी एक चैलेंज है कि वो अपने बच्चों को कैसे बड़ा करें या उनको क्या लर्निंग दे, है ना। तो ये भी अपने आप में एक काफी बड़ा चैलेंज है।
जो मैं देखती हूँ, या जैसे समहाउ मेरे फ्रेंड्स हैं या कोई और हैं जो सिंगल पेरेंट है, उनकी मोस्ट ऑफ द टाइम ना टेंशन्स यही है कि वो अपने बच्चे में लगातार बढ़ता हुआ चेंजेस भी देख रहे हैं, बट वो कैसे उनसे डील करें, कैसे वो अपने बच्चे को सिखाएं। तो यहाँ पे आप क्या उनको कोई टिप्स देना चाहेंगे? हाँ जी, यस पूनम, मुझे तो ऐसा लगता है कि पेरेंटिंग कैन बी बेस्ट टेकन केयर व्हेन यू बिकम द रोल मॉडल, जिसको कहते हैं वॉक योर टॉक। जैसे अगर आप सोचो एज अ पेरेंट, आप बोल कुछ रहे हो, आप सलाह कुछ दे रहे हो, लेकिन खुद उसका पालन नहीं कर रहे हो, सो ऑफ कोर्स आपका जो बच्चा है वो तो ये बोलेगा ना कि यार मम्मी बोलती कुछ है, डैडी बोलते कुछ है, करते कुछ है, मैं क्यों मानूं उनकी बात। सो अगर वो if a child doesn't see an alignment between your words and your actions, वहां पे उसका भरोसा टूट जाता है। So be aligned. What you say is what you do. Okay, and that's how you become a role model. Okay. दूसरी चीज मैं ये बोलूंगा पूनम कि every parent, now especially अगर हम single parent की बात करें, every parent try to be a friend. Don't try to be a guardian. Don't try to be a parent to your child. Try to be a friend. क्योंकि वहां पे ही आप अपने बच्चे का भरोसा जीत सकते हो। यू नो, कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स की एक ये कंप्लेन भी होती है कि हमारे साथ शेयर नहीं करता, फ्रेंड्स के साथ शेयर करता है ना। क्यों आपके साथ क्यों शेयर नहीं करता? क्योंकि कहीं ना कहीं उसको जजमेंट का डर है कि मैं ये बोलूंगा या मैं ये शेयर करूंगी या मैं ये बोल दूंगी या मैं ये बोलूंगा तो वो कैसे देखेंगे मुझे, वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में, मुझे कहीं डांटेंगे तो नहीं, कहीं मुझे वापस कुछ सीख तो नहीं मिलने लगेगी, है ना। अच्छा, जो फ्रेंड होता है वो फ्रेंड जजमेंटल होता है क्या? नहीं, फ्रेंड जजमेंटल नहीं होता। फ्रेंड बोलता अरे क्या बात कर रहे हैं, अच्छा चलो देखते हैं, हाँ। वो भी आपकी एक्साइटमेंट में वो भी शामिल होता है। तो वहां पे जो बच्चा है, that child doesn't feel judged. The child feels appreciated. Okay? अच्छा, तो अभी इसका मतलब ये है क्या कि अगर वो गलत भी कर रहा है तो भी उसकी हाँ में हाँ मिलाओ? नहीं। ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो सही राह में, वो सही दिशा में नहीं जा रहा, तो उसको रियलाइज करवाओ कि देखो अगर तुम ये करोगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे। ये कॉन्सिक्वेंसेस चाहिए क्या? तो बोलेगा नहीं, कॉन्सिक्वेंसेस ये नहीं चाहिए, तो फिर ये मत करो। अच्छा, अगर ये करोगे तो बेटर आउटकम होगा। कैसा लग रहा है आपको ये? हाँ, ये बेटर है, तो फिर ये करो। सो डोंट बी जजमेंटल, डोंट बी अ पेरेंट, अ स्ट्रिक्ट पेरेंट, बी अ फ्रेंड एंड आस्क क्यूरियस क्वेश्चंस, जस्ट गाइड देम। आप उनके लिए डिसीजंस मत लो। कोई भी बच्चा ये नहीं चाहेगा कि मेरा पेरेंट मेरे लिए डिसीजन ले। True. जैसे कि तुम्हें इंजीनियरिंग करना है, तुम्हें डॉक्टर बनना है। जैसे मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। मैं एक मेरी मेंटी के साथ बात कर रहा था। उसकी पूरी जो फैमिली है ना, दे आर अ फैमिली ऑफ डॉक्टर्स। ठीक है, ये जो बच्ची है, शी हैज अ क्रिएटिव माइंड, शी इज डिफरेंट। उसको मेडिकल में नहीं जाना, लेकिन फिर भी मेडिकल कर रही है। और इतना प्रेशर है, इतना, एंड शी इज अ गुड स्टूडेंट। ऐसा नहीं है कि मेडिकल में है लेकिन वो अच्छी स्टूडेंट, मार्क्स अच्छे आ रहे, लेकिन उसका मन नहीं लग रहा। सो बाहर की दुनिया में अगर आप उसको फ्रॉम द आउटर पर्सपेक्टिव देखोगे, देन शी इज एन ऑसम स्टूडेंट, शी इज अ टॉपर, बट शी इज नॉट हैप्पी। सो अभी उसको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, उसको भाग जाने का मन हो रहा है, उसको ये कर दूं मैं, वो कर दूं, वैसे। सो what do the parents want? Do they want the child should be successful and not happy? Or child should be happy and ultimately become successful? So ये हर parent को, so मुझे ऐसा लगता है कि a parent should always think that, you know, don't take decisions for your children, guide them. Your primary responsibility is to guide them. And whenever you see that they are going in a wrong direction, उनको चेतावनी दो, उनको ये बोलो कि भाई रुक जा, ऐसा हो सकता है। और ऐसे नहीं कि बस अभी ये नहीं करना, चेतावनी दो कि रुक जा, ऐसा हो सकता है, फिर उसको सोचने दो। सुन के समझ के नहीं माना, फिर भी किया और वो गिरा, तो उसमें से कुछ सीखेगा ना, then that will be a lesson। तो तभी उसको समझेगा हाँ, मम्मी ने जो बोला था, डैडी ने जो बोला था, वो सही बोला था।
फिर उसके बाद से वो शायद सीरियसली लेने लगे आपकी बातों को। ट्रू। एक पेरेंट्स में सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी है अपने बच्चों को लेकर कि जो उनके बच्चों का जो सर्कल है ना वो कैसे वो चूज करें, ये एक बहुत इनसिक्योरिटी है। सम टाइम पेरेंट्स को बहुत अच्छा लगता है कि ठीक है हमारा बच्चा एक अच्छे सर्कल में, एक अच्छे सराउंडिंग में है, उसके फ्रेंड्स सब बहुत अच्छे हैं। सम टाइम यही एक बहुत डेंजर सिचुएशंस में आ जाते हैं कि शायद ही ये कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे कि जो हमें नहीं पता है। तो वो जो एक शार्प ऑब्जर्वेशन है टीनेज बच्चों के लिए, वो पेरेंट को एक टिप्स आप बताइए कि वो कैसे उनका ध्यान रख सकते हैं। पूनम, मैं तो एक चीज बोलूंगा कि हैव एन ओपन एनवायरनमेंट इन योर हाउस, अ नॉन जजमेंटल एनवायरनमेंट इन योर हाउस। देखो मुझे भी, मैं अगर अभी याद करूं तो हम जब गलती करते थे या गलती हो जाती थी, ठीक है, तो हमें डर लगता था कि कैसे जाएं, टॉपिक की शुरुआत कैसे करें, कहाँ से भूमि कैसे बनाएं, है ना, कि ये कैसे उसको रखें वो टॉपिक को। ये क्यों होता है? ये क्यों होता है? क्योंकि उनको सेफ्टी फील ही नहीं हो रही। उनको ऐसा लग रहा है कि मैं बोलूंगा, मैं बोलूंगी तो मुझे डांट पड़ेगी, है ना। लेकिन अगर एक बच्चे को, इफ अ चाइल्ड नोज कि मुझे कोई जज नहीं करेगा, मेरी बात सुनी जाएगी और उस पर मुझे सही राह दिखाई जाएगी, तो फिर आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चा नहीं बोलेगा, नहीं, वो आके बोलेगा। आज ऐसे बहुत सारे, मुझे खुद पता, मतलब मैं जानता हूं ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स और चाइल्ड रिलेशनशिप है जहां पे दे लिव एज फ्रेंड्स। वो सब कुछ शेयर करते हैं, वो गेम्स भी साथ में खेलते हैं, ट्रिप्स पे जाते हैं, मूवीज साथ में देखते हैं, बहुत गेम्स खेलते हैं साथ में, एंड दे हैप्पीली शेयर एवरीथिंग। सो दैट्स अ हेल्दी कनेक्शन, है ना। I think this is the most important thing ना, कि you have to spend time with your child. ये बहुत important है। अगर हम बच्चे को टाइम ही नहीं दे रहे हैं तो वही रीजन हो सकता है कि बच्चा आपसे थोड़ा दूर जा रहा है और वो कहीं और अपना सर्कल ढूंढ रहा है। Exactly. इमोशनल अवेलेबिलिटी बहुत जरूरी है ना। क्योंकि ये बहुत अच्छी बात बोली आपने, क्योंकि आज अगर आप देखो ना, पेरेंट्स they themselves are confused and they themselves are looking out for lot of dopamine hit, कि क्लबिंग कर लेते हैं, या घूमने चले जाते हैं, या वहां चलो ये बच्चे तो देख लेंगे, बड़े हो गए ना, अपना देख लेंगे, है ना। लेकिन उनको अगर कुछ शेयर करना है तो तभी आप अवेलेबल ही नहीं हो। जैसे पिताजी हैं, डैडी है, वो काम में बहुत बिजी हैं, वो ट्रिप्स पे हैं, वो काम को लेकर के ट्रैवल कर रहे हैं, वो कभी अवेलेबल ही नहीं होते। मम्मी जो है वो उनके ग्रुप से बिजी होती है, वो कभी अवेलेबल नहीं होती। तो फिर बच्चा करे तो क्या करे? फिर उसके पास सोशल मीडिया के अलावा कुछ है ही नहीं। या वो सोशल मीडिया पे चला जाएगा, या वहां पे कुछ देखने लगेगा, या तो फिर अपने फ्रेंड्स के साथ चला जाएगा, और फिर फ्रेंड्स जो भी बोलेंगे वो उसको सही लगेगा, क्योंकि वही तो दोस्त है, वही तो हमेशा अवेलेबल होता है। ट्रू। आज के टाइम पे सबसे बड़ा जो कंसर्न है ना सर, वो है एक ऐसा भूत, मोबाइल भूत। उससे बच्चों को कैसे दूर रखा जाए? ऑनेस्टली पूनम, मोबाइल से बच्चों को दूर नहीं रखा जा सकता, और रखना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मोबाइल जो है इट्स अ ब्लेसिंग इन अ वे। अगर आप देखो तो टेक्नोलॉजी है, इट्स अ ब्लेसिंग, लेकिन मोबाइल को कैसे यूज करना है ये सिखाना बहुत जरूरी है, राइट। जैसे बच्चे जो हैं वो पूरा टाइम अगर स्क्रॉल कर रहे हैं और पूरा टाइम मोबाइल पे चिपके हुए हैं, मुझे याद है मैं एक पेरेंट से बात कर रहा था, तो उनकी यही कंप्लेंट थी कि मेरा बच्चा जो है पढ़ाई करता ही नहीं है, पूरा टाइम मोबाइल। तो तभी हमने यही बात करी थी कि मोबाइल जो है दैट शुड बी अ रिवॉर्ड, ओके, कि तुम ये कर लो, तुम अपना ये काम खत्म कर लो, अपना होमवर्क खत्म कर लो, उसके बाद आधा घंटा मोबाइल यूज करो। ऐसा नहीं कि मोबाइल एक्सेस हमेशा है ना। सो मोबाइल बैन करना या मोबाइल ना देना, देखो आप जितना बैन करोगे वो उतना ज्यादा देखेगा, ट्रू, है ना। और आजकल के बच्चे बहुत शार्प है, दे आर वेरी स्मार्ट, सो वो कुछ ना कुछ करके तो देख ही लेंगे, कहीं से मोबाइल हाथ में ले ही लेंगे। सो रिस्ट्रिक्ट करना, दिस विल नॉट गोइंग टू हेल्प।
but to teach them how to use it, I think that is the way forward. Very true. मेरी ऐसे लास्ट टाइम हमारे पॉडकास्ट में आए थे एक सर, उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, अमित जी ने। ही सेड कि आप ना हिस्ट्री को बार बार डिलीट करो, आप वो मत देखो जो आप आप एक बार देख रहे हो, 2 बार देख रहे हो, आपको बार बार आप वही चीजें स्क्रॉल कर रहे हो, ठीक है, आपको कंटेंट भी वैसा ही सर्व हो रहा है। आप बच्चों की हिस्ट्री को डिलीट कर दो, फिर वो सर्च करेगा, वो देखना चाहेगा जो वो देखना चाह रहा है ना। तो ये मुझे बहुत एक अच्छा लगा कि इनफैक्ट नॉट ओनली द किड्स, ये हमारे लिए भी इम्प्लीमेंट होता है कि हमें भी मतलब स्क्रोलिंग में ना जाके सर्चिंग पे जाना चाहिए, हमें सर्च करना चाहिए, तो वो हमारे लिए अभिशाप नहीं बनेगा, वो विज्ञान हमारे लिए अच्छा वरदान बनेगा, है ना। तो वो चीजें मतलब उन्होंने बहुत अच्छे से समझाई थी। सेम थिंग आपसे भी यही बात हो रही है। अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, है ना, बहुत फोर्स होता है उनके ऊपर कि आप ये कोर्स कीजिए, आप आईटी कीजिए, आप डॉक्टर बनिए, आप ये करिए, आप वो करिए, है ना। अब आप मुझे ये बताइए कि बच्चे कैसे अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट को जाने और एक सही सब्जेक्ट चूज करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूनम, क्योंकि आजकल अगर आप देखो स्टूडेंट्स दे आर कंफ्यूज्ड। Confusion कभी होता है when you have multiple choices. हाँ, true. Okay, so having lot of choices is also not good. और दूसरी चीज है कि आप constantly compare कर रहे हो अपने आप को अपने दोस्तों के साथ, इसने क्या लिया है, ये क्या करने वाला है, ये क्या। वो एक मूवी आई थी ना, लक्ष्य, अगर आपको याद है, तो ऋतिक रोशन जो है वो आर्मी में चला जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि मेरे दोस्त जा रहे हैं, और इसलिए वो टिक नहीं सकता वहां पे, टिक नहीं पाता, क्योंकि that was not his choice, that was an influenced choice that he made. So I think students should understand themselves better. सबसे पहली चीज मुझे तो ऐसी लगती है पूनम कि self awareness is very important. By self awareness what I mean is, what are you good at? What comes naturally to you? है ना, कौन सी ऐसी चीज है, कौन सा ऐसा डोमेन है, या कौन सा ऐसा जॉनरा है, या कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहां पे एफर्टलेसली आप पढ़ाई कर पा रहे हो, एफर्टलेसली। मन डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, इनफैक्ट मन लग रहा है, है ना। मुझे कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं है ये चीज करने के लिए। अगर आप ऐसी चीज के पीछे भागोगे, नंबर 1 जहां पे आपका एक नेचुरल इंक्लिनेशन है, नंबर 2 आप उसको इजीली समझ पा रहे हो, इजीली आप उसको परस्यू कर पा रहे हो, और जिसको करने के लिए आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ रही, तो उसमें आप बहुत सक्सेसफुल हो सकते हो, और वहां से आपका इंटरेस्ट जो है कभी डिमिनिश कम नहीं होगा। सो आई थिंक सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस को कैसे करें, कैसे जाने, तो यहाँ पे हम सबको पता है एक स्वॉट एनालिसिस होता है ना, कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, कहाँ पे आपका लगाव है। तो ये एक सेल्फ अवेयरनेस वाली आप, और आजकल तो बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल हैं ऑनलाइन जो आप ले सकते हो, तो वो आपकी पूरी प्रोफाइलिंग, साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग कर देगा कि फॉर यू अगर आप ये चूज करते हो देन यू विल बी बेटर, वैसे। सो सबसे पहले तो आप वो करो। दूसरी चीज पूनम, मैं तो ये बोलूंगा कि डोंट टेक क्विक डिसीजंस। ओके, मतलब मुझे अगले 1 महीने में सिलेक्ट करना है, या 3 महीने में मुझे सिलेक्ट करना है कि मुझे ये दिशा में जाना है या वो दिशा में। टेक योर टाइम। ओके, अपने आप को आप 5 महीने दो, 6 महीने दो, ठीक है, और एक स्केड्यूल बनाओ कि मैं कुछ हफ्तों के लिए इस एरिया में रिसर्च करूंगा, जानने के लिए कि यहाँ पे क्या पढ़ाई होती है और स्कोप क्या है, ठीक है। फिर मैं दूसरे कुछ हफ्ते यहाँ पे थोड़ी रिसर्च करूंगा, फिर यहाँ पे करूंगा, यहाँ पे करूंगा, यहाँ पे करूंगा। तो ये जब ये डेटा आपके सामने होगा तो आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिटी होगी कि मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज बेटर फॉर मी, ठीक है। सिर्फ रिसर्च पे मत रुक जाओ, मैं तो ये भी बोलूंगा गो 1 स्टेप फॉरवर्ड, और आप ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट करो जो ऑलरेडी उस फील्ड में जॉब कर रहे हैं या उस फील्ड में बिजनेस कर रहे हैं,
ठीक है। तो फिर क्या होगा कि आप टेक्स्ट बुक नॉलेज से बाहर निकल के आप रियल वर्ल्ड, रियल लाइफ में वो क्या कर रहे हैं उस फील्ड में, जब भी आप उनसे बात करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर कोई कहता है मुझे कंप्यूटर इंजीनियरिंग करनी है ना, या अगर कोई सोच रहा है कि मुझे ऐसा लगता है मुझे एक आर्किटेक्ट बनना चाहिए क्योंकि मेरी डिजाइनिंग में अच्छा दिमाग चलता है, या कोई ये बोलेगा कि मुझे मार्केटिंग में जाना है ना, या मुझे सेल्स में जाना है क्योंकि आई एम एन आई लाइक टू टॉक टू पीपल, आई एम एन एक्सट्रोवर्ट। वैसे सो बुकिश नॉलेज जो होती है वो बहुत ही अलग होती है प्रैक्टिकल नॉलेज से। यस सर। या फिर अगर कोई ये बोलता है मुझे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना है क्योंकि आजकल बहुत लोगों को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, सो या एंटरप्रेन्योर बनना है, ठीक है, मुझे जॉब नहीं करनी, मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है। सो बहुत सारे ऐसे मिसकंसेप्शंस होंगे बच्चों को कि ये वाली फील्ड बहुत अच्छी है या वो वाली फील्ड, यहाँ पे रिकॉग्निशन, नाम, शोहरत, दौलत बहुत अच्छी है, यू नो। लेकिन दिस इज हाफ ट्रुथ, मानोगे कि नहीं, दिस इज हाफ ट्रुथ, क्योंकि आपको बहुत सारी ऐसी चीजें पता ही नहीं जो रियल लाइफ में वो कर रहे हैं या उनके साथ हो रही है। सो नंबर 1, जब भी आप अपनी एक स्ट्रक्चर्ड रिसर्च करोगे तो आपको बहुत डेटा होगा आपके पास। नंबर 2, जब भी आप उन लोगों से बात करोगे जो वो ऑलरेडी वो फील्ड में है, तभी आपको और ज्ञान मिलेगा कि हाँ, मैंने जो सोचा था, मैंने जो समझा था, मैंने जो पढ़ा था, दिस इज नॉट द कंप्लीट रियलिटी। एक्चुअल में तो देखा जाए तो बहुत मेहनत है, बहुत फेलियर्स हैं, है ना, बहुत एम्बिग्विटी है। अच्छा, आर यू रेडी फॉर दैट गेम? तो शायद आपका पूरा डिसीजन चेंज हो जाएगा, नहीं मुझे ये नहीं करना है। तो आई थिंक नंबर 1, आई वुड से डोंट take quick decisions. Number 2, have some nice timelines for yourself when you can do your research. And number 3, go and talk to people who are already in that area or genre who can give you real life examples and experience. फिर आप select कर सकते हो आपका field. Very true, interesting. Failure से कैसे डील की जाए? तो फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, है ना, लेकिन उससे डील कैसे की जाए? पूनम, किसने फेलियर नहीं देखा है ना, सबने फेलियर देखा है। अगर हम इन्वेंशंस की बात करें, आजकल हम मतलब आज की तारीख में जैसे हम ये साउंड सिस्टम यूज कर रहे हैं, हम लाइट्स यूज कर रहे हैं, गाड़ी में हम ट्रैवल करते हैं, ये सारे इन्वेंशंस ही है ना। सो इन्वेंशंस थोड़ी ना एक ही झटके में हो गए थे, नहीं, उसके पीछे इतने फेलियर्स हैं, राइट। अगर आज हम बिजनेसेस की बात करें, बड़े बड़े उद्योगों की बात करें, सारे एंटरप्रेन्योर्स ने फेलियर्स देखे हैं। हाँ, ट्रू। ठीक है, आपने भी फेलियर्स देखे होंगे, मैंने भी फेलियर्स देखे, हम सब ने फेलियर्स। सो सबसे पहले तो मैं आपसे ये बोलूंगा कि फेलियर जो है ना, फेलियर, उसके पीछे का हमने इमोशन कौन सा पकड़ के रखा है, क्योंकि हर एक जो वर्ड है ना उससे एक इमोशन अटैच्ड है। जैसे मैं बोलूं सक्सेस, कैसा फील, एक स्माइल आ जाती है मुंह पे, हैप्पीनेस, एग्जैक्टली। सो जो इमोशन अटैच हमने करके रखा है उस वर्ड से, वो डिफाइन करता है कि आप उसको कैसे परसीव करते हो, आप उसको कैसे प्रोसेस करते हो। ठीक है, अगर हम फेलियर को एज एन अपॉर्चुनिटी देखें तो हमारा पूरा उसका देखने का नजरिया चेंज हो जाता है कि फेलियर इज नॉट बैड, फेलियर इज गुड, बिकॉज फेलियर इज अपॉर्चुनिटी। करेक्ट। लेकिन हमने उसको कैसे लिंक करके रखा है कि फेलियर मतलब बुरी चीज है, सक्सेस मतलब अच्छी चीज है। सो वी शुड ऑलवेज स्ट्राइव फॉर सक्सेस, वी शुड नेवर स्ट्राइव फॉर फेलियर्स, और वी शुड नेवर फेल इन आवर लाइफ, राइट। और यही तो हम बच्चों को भी सिखाते हैं। फेल हो गए, ये सब्जेक्ट में फेल हो गए, है ना, वहीं से शुरू होती है कंडीशनिंग। ये सब्जेक्ट में फेल, अच्छा इसमें पास हो गए, इसमें फेल हो गए, यू शुड डोंट बी अ फेलियर, यू नो, बी एन अचीवर इन लाइफ। सो मुझे ऐसा लगता है कि फेलियर बुरी चीज नहीं है। हाँ, हमें दुख होता है, हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं क्योंकि हमने बहुत मेहनत करी होती है, हमारी बहुत एक इमोशनल अटैचमेंट और इन्वॉल्वमेंट होती है, वो भले कोई प्रोजेक्ट हो या कोई इंटरव्यू हो या कोई बिजनेस हो या कोई इन्वेस्टमेंट हो, हमने एक इमोशनल इन्वेस्टमेंट किया होता है। और जब भी हम देखते हैं कि माई एक्सपेक्टेशन इज नॉट इक्वल टू द रियलिटी, तो हमें बहुत डिसअपॉइंटमेंट होता है, हमें अच्छा नहीं लगता, ठीक है। लेकिन
जितना जल्दी आप इसमें से बाउंस बैक करना सीखोगे उतनी आपकी आगे की जर्नी अच्छी होगी। सो मुझे ऐसा लगता है कि फेलियर इज नथिंग बट इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम बेटर। फेलियर इज एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम बेटर। जैसे आपने अगर कोई बिजनेस शुरू किया, आप उसमें फेल हुए मतलब क्या, आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिला, यही फेलियर है ना, कि मैंने सोचा था ऐसा ऐसा होगा लेकिन वैसा वैसा नहीं हुआ, तो आप उसको टर्म कर देते हो फेलियर। नो, इट्स नॉट अ फेलियर, इट्स एन एक्सपीरियंस। ठीक है, इट्स एन एक्सपीरियंस विच इज गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम बेटर। अगर हम उसको ऐसे देखेंगे तो फिर हम दुखी नहीं होंगे। यहाँ पे अगेन शायद एक्सेप्ट करना आना चाहिए सिचुएशंस को। एक्सेप्टेंस है यहाँ पे, सबसे पहले तो एक्सेप्ट करना है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इन द बिजनेस वर्ल्ड ऑल्सो कि जो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए। जैसे चीजें चेंज हो रही है, एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, कस्टमर डिमांड्स चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। जैसे एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कोडैक कंपनी का। हाँ, आपको पता है ना, कोडैक कंपनी एक टाइम पे कोडैक का ही नाम था सब जगह पे, लेकिन जब भी डिजिटल फोटोग्राफी आई तो कोडैक वाज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द चेंज, एंड बिकॉज व्हेन यू डोंट एक्सेप्ट you fall, you fail. The same was the case with Nokia, which was on Symbian technology. तो Nokia was not able to accept Android, जो एक ओपन प्लेटफॉर्म था, तो वो अपने सक्सेस को पकड़ के रखा था उसने, and Nokia didn't accept, and that's the reason it fell. It failed. So ऐसे बहुत सारे examples. So I think yes, you rightly said acceptance. You accept, because acceptance is the first step towards growth. यहाँ पे मुझे गीता जी का एक वो समझ आ रहा है, हाँ, कि भगवान श्री कृष्ण जी को पूरा इतना टाइम लगा, उन्होंने एक पूरा गीता का ज्ञान दे दिया अर्जुन को ये समझाने में कि दिस इज योर कर्मा। मतलब वो इतना डर रहे थे कि ये तो मेरे भाई हैं, है ना, ये मेरे भाई हैं, मैं इनको कैसे मार सकता हूँ, या मैं वहाँ पे वो कर्म कैसे कर सकता हूँ। कहीं ना कहीं उनको बहुत ज्यादा एक इनसिक्योरिटी आ रही थी, लेकिन वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि तेरा कर्मा है ना, तू फेल होगा पास होगा, भाई है बहन है क्या है वो मत देखो, लेकिन ये कर्म है, ये करो, है ना। तो मुझे लगता है फेलियर इज ऑल्सो कर्मा। आप कर्म तो करो ना, फेल हो गए कोई बात नहीं, बट उस फेलियर से लर्न करना और उसको एक्सेप्ट करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक्सेप्टेंस को आप कैसे देखते हैं? मतलब इट्स अ वेरी बिग वर्ड ना, एक्सेप्टेंस बहुत बड़ा वर्ड है इमोशनली अगर हम देखें। आप कैसे देखते हैं एक्सेप्टेंस को? एक्सेप्टेंस इज to give up your mental fight. इसका मतलब क्या है कि जब भी आपने सोचा कि मैं ये करूंगा तो ये हो जाएगा, हाँ, जब भी वो नहीं होता, हाँ, तो आप अपने मन के साथ एक लड़ाई शुरू कर देते हो कि ये क्यों नहीं हुआ, ये तो होना चाहिए था, मैं तो कब से सोच रहा था, हाँ, मैं तो यही चाहता था। तो आप कॉन्स्टेंटली फाइट कर रहे हो अपने मन से, जिसमें you lose energy, you lose time, and you lose confidence. So acceptance is giving up the fight. जब भी आप लड़ना छोड़ देते हो तो acceptance करने की जरूरत ही नहीं है। Acceptance naturally happens. Acceptance is not something that you have to do. It is something that happens. And in order for that to happen, you just have to leave your fight. Your internal fight with your mind. आज के टाइम पे फेलियर हो या लोग नॉर्मल भी लाइफ जी रहे हैं ना, बहुत हैवी वर्ड्स आ गए हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, है ना। तो अभी हम वो वाले टॉपिक पे आने वाले हैं कि क्या डिफरेंस है एंजाइटी और डिप्रेशन में। देखो, सबसे पहली चीज, ये सारे मेंटल कंडीशंस हैं, ठीक है। आप स्ट्रेस की बात करो, आप एंजाइटी की बात करो, डिप्रेशन की बात करो, क्रॉनिक एंजाइटी की बात करो, क्रॉनिक डिप्रेशन की बात करो, ADHD, OCD, पता नहीं बहुत सारे ऐसे कंडीशंस हैं, ठीक है। सो मैं तो ये बोलूंगा सबको कि डोंट बी क्विक टू लेबल योरसेल्फ। हाँ, वेरी ट्रू। ये आज का प्रॉब्लम है। हाँ, लोग उसको एज अ
स्टाइल स्टेटमेंट भी कितनी बार बोल देते हैं, यू नो, मुझे तो बहुत एंजाइटी है ना, अरे क्या बोल रहे हो, अरे मुझे तो बहुत डिप्रेशन है, अरे क्यों, आपको पता भी है डिप्रेशन का मतलब क्या है। और आज मुझे ऐसा लगता है कि आप कितने स्ट्रेस्ड हो उससे पता चलता है कि आप कितने सक्सेसफुल हो। कहीं अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात करें तो लोगों को अच्छा लगता है, अरे बहुत स्ट्रेस है यार, मतलब उससे पता चलता है कि ये काम कर रहा है ना। सो आप काम कर रहे हो कि नहीं, आप वो कैसे प्रूव करते हो, अपना स्ट्रेस लेवल दिखा के। ये हेल्दी है क्या? नहीं, ये हेल्दी जरा भी नहीं है ना। सो अगर हम एंजाइटी की बात करें, देखो एंजाइटी का मतलब क्या है पूनम, कि एंजाइटी इज वेरन आपका जो मन है ना वो कॉन्शियसली भविष्य के बारे में चिंता कर रहा है, ऐसा हुआ तो वैसा हुआ। सो एंजाइटी इज नॉट अबाउट द प्रेजेंट, एंजाइटी इज नॉट अबाउट द पास्ट, एंजाइटी इज अबाउट द फ्यूचर। Okay. Your mind is constantly fighting the future. Okay. So एंजाइटी में भी अलग अलग प्रकार की एंजाइटियां होती है। Okay. नंबर 1, सबसे पहली एंजाइटी जो है वो है हेल्थ एंजाइटी। हेल्थ एंजाइटी का मतलब क्या है, मुझे कुछ हो गया तो, मैं बीमार पड़ गया तो, मुझे हार्ट अटैक आ गया तो, मेरा ये खराब हो गया, मेरा वो खराब हो गया। सो कॉन्स्टेंटली यू हैव दिस फियर, you have this worry about your health, that is health anxiety. Then there is something called as performance anxiety. काफी लोगों को performance anxiety होगी कि एक इंटरव्यू में जाना है तो पहले ही डर लगने लगता है ना, पसीने छूटने लगते हैं, तो वो उसको परफॉर्मेंस एंजाइटी। या फिर स्टेज पे चढ़ के स्पीच देनी है, ओ गॉड किसी ने आपका नाम बुला दिया, पूनम, अभी पूनम आएंगे स्टेज पे, तो हाथ पैर कांपने लगते हैं, है ना। सो दैट इज कॉल्ड एज परफॉर्मेंस एंजाइटी। ओके, देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सोशल एंजाइटी। सोशल एंजाइटी का मतलब क्या है कि कोई भी गैदरिंग में मुझे नहीं जाना, जहां पे ज्यादा लोग हैं मुझे वहां नहीं जाना, है ना। अकेले में मुझसे बात कर लो, मैं बात कर लूंगी, मैं कर लूंगा, लेकिन जहां क्राउड है वहां पे मुझे नहीं जाना, क्योंकि एक कॉन्शियस डर है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो मुझे जज कर रहा है, ये मुझे जज कर रही है, तो वो हो गया सोशल एंजाइटी। सो कोई भी एंजाइटी ले लो, एंजाइटी का मतलब ये है where you are constantly worrying about the future. आपका मन हमेशा भविष्य में है, that is anxiety. और डिप्रेशन की अगर हम बात करें, पूरा डिप्रेशन एक वो पड़ाव है जहां पे आपको ऐसा लगता है कि अभी मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। जब भी आप इतने सैड हो जाते, मतलब जो क्रॉनिक सैडनेस होती है वो डिप्रेशन की शुरुआत होती है। जैसे मान लो कि रिलेशनशिप में, ठीक है, आप एक ऐसे घर में, जैसे अगर हम एक फीमेल की बात करें, एक अरेंज मैरिज हो गई, वो एक ऐसे घर में चली गई, तो स्टार्टिंग में तो सोचा नहीं सब ठीक होगा, लेकिन हस्बैंड से भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इन लॉज भी कुछ ना कुछ ताना मार रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन फिर भी जब भी घर पे बात होती है तो वो एक हौसला देते हैं, नहीं हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा टाइम दो, वो दे ठीक है चलो, तो वो उस होप को पकड़ के वो और कुछ दिन और कुछ हफ्ते और कुछ महीने निकाल लेती। सब कुछ करने के बाद भी ऐसा लगता है कि यहाँ पे तो कुछ नहीं हो रहा है, अभी तो मैं फंस गई, है ना। जब भी पेरेंट्स से बात होती है कि मैं क्या करूं, वापस आ जाऊं, पेरेंट्स बोलते हैं नहीं वापस कैसे, ये तो गलत हो जाएगा, है ना, फिर नाम हमारा खराब हो जाएगा, हमारी इज्जत है ये, तो फिर अभी पेरेंट्स से भी कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, ठीक है, हस्बैंड से भी सपोर्ट नहीं मिल रहा, कोई फ्रेंड से भी सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो ऐसा लगता है कि सारे दरवाजे बंद हो गए, अभी जीवन में कुछ है ही नहीं, तो कोई आशा नहीं बची, कोई होप नहीं है, कोई एनर्जी नहीं है, देयर इज नथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, दैट इज कॉल्ड एज डिप्रेशन। वहां पे एक डाउनफॉल होता है, तो वहीं से फिर बहुत बीमारियां भी शुरू हो जाती हैं, बिकॉज आज मेडिकल साइंस ये बोलता है पूनम कि मोर देन 90% ऑफ द डिजीजेस दे आर साइकोसोमैटिक, जो मन से शुरू होती है और फिर शरीर में दिखने लगती है ना। थायराइड की बात कर लो, ब्लड प्रेशर की बात, कार्डियोवैस्कुलर, आप आर्थराइटिस की बात कर लो, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात कर लो, आपके ऑटो इम्यून डिजीजेस की बात कर लो, तो ये सारे साइकोसोमैटिक। सो बहुत सारी प्रॉब्लम स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन से शुरू होती है। यहाँ पे मुझे रिलेशनशिप को लेके एक क्वेश्चन आ रहा है, वर्ड आ रहा है बार बार,
नार्सिस्ट पीपल, ठीक है, जिससे नॉट इन अ रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही यहाँ पे मैं, हम नार्सिस्ट पीपल हमें कहीं भी मिल सकते हैं, इन अवर ऑफिस, हमारे घर पे कोई हो सकता है ना, या फिर हम किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं। डिफरेंस बताइए कि कैसे पता करें हम कि मतलब सामने वाला पर्सन नार्सिस्ट है। पूरम, देखो नार्सिसिस्ट ये एक टर्म है, अगर इसको हमें एकदम सिंपल करना है, हम उसको ये भी बोल सकते हैं टॉक्सिक, ठीक है। तो ये जो नार्सिसिस्टिक कोई होता है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कोर कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहली चीज, ये जो बंदा या बंदी है वो बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड होता है। सेल्फ सेंटर्ड का मतलब कि उसको ऐसा लगता है कि दुनिया मेरे ही चारों तरफ घूम रही है, इट इज ऑल अबाउट मी, ठीक है। अगर मेरे रूल्स अलग, तुम्हारे रूल्स अलग, मेरे लिए ऐसा होना चाहिए, तुम्हारे लिए ऐसा अलग होना चाहिए, वैसे मेरी चीजें इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मैनिपुलेटिव होते हैं, हाँ, आपको बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ, हाँ, वहां कुछ और बोल के आएंगे, आपके सामने कुछ और बोलेंगे। इमोशनली भी आपको बहुत मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आपको कुछ और कहानी बोलेंगे ताकि आप उनकी बातें मान लो, एक बार मान लोगे फिर उनका रवैया ही एकदम अलग है ना। सो ये भी नार्सिसिस्ट होते हैं। झूठ बहुत बोलते हैं, है ना, ये भी नार्सिसिस्ट। सो ये कुछ ट्रेट्स हैं नार्सिसिज्म के। और एक होता है ग्रैंडियोसिटी। ये नार्सिसिज्म है ना, ये ग्रैंडियोसिटी बहुत, उनको ऐसा लगता है कि मैं ही कुछ हूं, अगर मैंने नहीं किया तो नहीं हो सकता, है ना। तो एक ग्रैंडियोसिटी वाली होती है। सो ये है नार्सिसिज्म के कुछ कैरेक्टरिस्टिक। सर अगर हम बात करें टॉक्सिक पीपल की, ठीक है, तो टॉक्सिक पीपल का ना एक ट्रेड ये भी होता है कि दे आर वेरी केयरिंग, मतलब ऐसा वो प्रेडिक्ट करते हैं कि वो बहुत केयरिंग है, बहुत पॉजिटिव उनका नेचर है, और जिसके साथ भी वो रिलेशन में होते हैं ना, वो सामने वाला वहां से निकल ही नहीं पाता। इट्स अ बिग ट्रैप। उनको लगता है कि शायद उसने मुझे मारा बिकॉज ही लव मी, ही और शी लव मी, है ना। तो ये जो इस टाइप का ट्रेड्स हैं, इससे कैसे बाहर निकला जाए? देखो पूनम, सबसे पहली चीज तो ये है कि जो विक्टिम है, विक्टिम को ये नहीं लगेगा कि वो विक्टिम है ना। उसको तो ये लगेगा कि नहीं, ये जो भी है वो बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी मैं सफर कर रही हूँ, फिर भी मैं सफर कर रहा हूँ, ठीक है। सो इसी को तो मैनिपुलेशन बोलते हैं। मैनिपुलेशन का मतलब क्या है कि आप उस व्यक्ति की इमोशंस के साथ, उसके थॉट्स के साथ, उसकी अटैचमेंट के साथ आप खेल रहे हो। कभी आप बोलोगे ऐसा तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, जैसे आपने बोला, फिर कल उठ के आप और ही कुछ कहानी बोलोगे, तो वो तो अगला तो कंफ्यूज हो गया ना कि अरे कल तो तुमने ऐसा बोला था, आज तुम ऐसा बोलोगे, फिर परसों और कुछ कहानी बोल दोगे। तो इसी को तो मैनिपुलेशन बोलते हैं। जो नार्सिसिस्ट होता है उसकी 100 कहानियां होती है, आप समझ रहे हो, उसका एक चेहरा ही नहीं होता। इसीलिए तो हम वो कैमिलियन की बात करते हैं, जैसे वो कैमिलियन रंग बदलता है ना, वैसे ये भी तो रंग बदलता है, ये भी तो रंग बदलती है ना। सो उसके 100 चेहरे होते हैं। आज वो ये चेहरा है, कल दूसरा चेहरा है, तो सामने वाला तो कंफ्यूज, वही पागल हो जाता है। और फिर इसमें और एक चीज होती है कि जो विक्टिम है ना, वो खुद पे डाउट करने लगता है कि मुझे ऐसा लग रहा है शायद मुझ में ही प्रॉब्लम है। वेरी ट्रू, हाँ। सो इसमें मैंने ये देखा है कि जो विक्टिम होता है ना नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में, वो विक्टिम इसीलिए है क्योंकि उसकी सेल्फ एस्टीम बहुत लो है। उसने अपने आप पे कभी भरोसा करना सीखा ही नहीं। True. और उसने अपने आप पे कभी काम किया नहीं, इसलिए वो दूसरे पे बहुत डिपेंडेंट है। और वो जो नार्सिसिस्ट है ना, उसके ये बहुत अच्छी तरह से पता है कि ये मेरे पे डिपेंडेंट है, और वो इसी चीज का फायदा उठाता है या उठाती है। सो अगर आपको मैं ये वर्ड यूज करूंगा, चंगुल से निकलना है, हाँ, है ना, तो सबसे पहली चीज खुद पे काम करना शुरू करना होगा, ठीक है। आत्मनिर्भर बनना होगा, लर्निंग करो,
physically, mentally, emotionally, spiritually, you start becoming stronger. अपने आप को कनेक्ट करो ऐसे लोगों के साथ जो सच में आपका भला चाहते हैं. अगर एक जगह से अगर लीकेज हो रही है तो दूसरी जगह से आपको अपने आप को भरना भी तो है ना, वरना तो खाली हो जाओगे. तो अगर एक नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप है, आप उसमें से निकल ही नहीं पाओगे अगर आपके पास कोई पॉजिटिव सोर्सेज नहीं है, पॉजिटिव फोर्सेज नहीं है. True. जो आपको अवेयर कराए, जो आपको ये बोले कि भाई वो दिशा में मत जा, यहाँ पे जाओ, तुम ये जो करे हो वो गलत है. और अगर आपको कोई सजेशन मिल भी रहा है ना, तो उस पर थोड़ा विचार करो, उसको डायरेक्टली आप नेगेट मत कर लो. है ना. सो ये करके आप शायद निकल सकते हो उसमें से. बिल्कुल. अभी हमारे साइकोलॉजी के सब्जेक्ट में ना जितने भी केसेस है ना वो इसी टाइप के आ रहे हैं. और जब उनको काउंसिल करके ये समझाया जाता है ना कि ये सामने वाला पर्सन आपके लिए अच्छा नहीं है, तो उनको लगता है कि उसने मुझे थप्पड़ मारा क्योंकि वो मुझे प्यार करता है, उसने मुझे कुछ कहा क्योंकि वो मेरी केयर करता है, वो मुझे बहुत ज्यादा अब्यूज कर रहा है, वो भी तो प्यार है. तो मुझे नहीं समझ आया कि कैसा प्यार है. और समटाइम उनको डायरेक्शन देने के बाद भी वो एक सही ट्रैक पे नहीं आ पाते. तो ये एक बहुत बड़ा मुझे ट्रैप लगता है और इस ट्रैप से मतलब सबको निकलना चाहिए बाहर. इसको एक टर्म भी दिया गया है जिसको कहते हैं टॉक्सिक लव. हाँ, ट्रू. टॉक्सिक लव कि आपको आपके अब्यूजर से प्यार हो जाता है. हाँ, है ना. कि बट सर इसमें ना कहीं सॉरी टू इंटरप्ट यू, मुझे ना मैंने जब जितने भी लोगों की केस स्टडी देखी ना उसमें से काफी तो ऐसे थे जो निकल के आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन काफी ऐसे है ना कि ऐसा लगता है उनको उस पेन में मजा आ रहा है, वो निकलना ही नहीं चाह रहे हैं. एक होता है ना कि उन्होंने वही चीज को लाइफ बना ली. अब अगर कोई पर्सन वो नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, उसको 10 दिन या 20 दिन से सामने वाले की कॉल नहीं आ रही है, तो वो तब भी परेशान है कि हमारी लाइफ में कुछ मसाला नहीं आ रहा है, वो टॉक्सिसिटी कम कैसे हो गई. तो ये भी एक बहुत बड़ा बिहेवियर है लोगों का, होता है कि वो निकलना ही नहीं चाहते हैं. वो उनको क्या होता है कि उनको एक अटैचमेंट हो जाती है वो टॉक्सिसिटी से. हाँ, राइट. Okay? ये सुनने में इट विल साउंड काउंटर इंट्यूटिव, इट विल साउंड वेरी वियर्ड कि आपको टॉक्सिसिटी के साथ अटैचमेंट कैसे हो सकती है. हाँ. है ना. लेकिन दिस इज हाउ द ह्यूमन माइंड इज. You program yourself and anything that you are consuming over and over again, that becomes an integral part of your life. फिर भले वो अच्छा हो या बुरा हो, फिर you become so attached to it that you look forward to it, and when you don't get it, you want it more. You know, so but this is self-harming. Very true. How to build boundaries in relationship? Very important, Poonam. हम घर पे तो बाउंड्रीज बनाना सीख चुके हैं. हाँ. है ना. सिंगल डोर नहीं डबल डोर, ताकि कोई अंदर ना आ जाए. और कैमरास भी लगा देते हैं. लेकिन जीवन में बाउंड्रीज बनाना नहीं सीखे. सबसे पहली चीज, बाउंड्री का मतलब क्या है? बाउंड्री मतलब आप एक रूल सेट कर रहे हो. ठीक है. किसके लिए रूल सेट कर रहे हो? लोगों के लिए रूल सेट कर रहे हो कि मेरे साथ ये चलेगा, मेरे साथ ये नहीं चलेगा. It can be in terms of behavior. कोई आपके साथ कैसे बर्ताव करे, कोई आपके साथ कैसे बात करे, कोई आपके कैसे ट्रीट करे. तो वो रूल्स वो आपको बनाने होंगे ना. अगर आप वो रूल्स नहीं बनाओगे तो कोई भी आपको कैसे भी ट्रीट करके चला जाएगा. You end up becoming a doormat. है ना. So वहीं पे आपको बुरा लगता है, वहीं पे आपकी सेल्फ एस्टीम टूट जाती है, वहीं पे people also get stressed and anxious, they also get distressed. They end up becoming depressed also, when you don't have your boundaries on. So या तो वो आपके फैमिली में हो सकता है, it can be in your immediate family, right? It can be in your marriage, it can be in your office, right? So simple definition of boundary is that it is a rule setting that you do in your life just to tell the other person that this is okay with me and this is not okay with me. Okay? अच्छा, अभी इसको कैसे बनाएं? How do you set boundaries? So boundary build करने के पहले आपको ये awareness होनी चाहिए कि मुझे क्या चलेगा और मुझे क्या नहीं चलेगा. मुझे कौन से लेवल की ट्रीटमेंट चलेगी, मुझे कौन से लेवल की ट्रीटमेंट कतई नहीं चलेगी. है ना. ये सबसे पहली चीज है. दूसरी चीज
किनके साथ बाउंड्री बनानी है, किनके लिए वो बाउंड्री बनानी है, तो वो लोग कौन है। मैं इनसे बात करती हूँ या मैं इनसे बात करता हूँ तो मुझे ऐसा फील करवाते हैं या मुझे ये अच्छा फील नहीं करवाते हैं, मुझे बहुत टॉक्सिसिटी फील होती है इनसे। वो आपके बॉस हो सकते हैं, वो आपका कलीग हो सकता है, वो आपका स्पाउस हो सकता है, वो आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, यू नेवर नो, राइट। सो उन लोगों को पहले तो आप डिटेक्ट कर लो जो आपको अनकंफर्टेबल फील करवाते हैं। नंबर 2, उनके कौन से बिहेवियर्स हैं जो आपको अनकंफर्टेबल फील करवाते हैं। उनकी टोनैलिटी, उनकी पिच, या कोई वो टॉपिक निकालते हैं, आपको वो नीचा दिखाते हैं, या आपका पब्लिकली मजाक उड़ाते हैं, या बातों बातों में कुछ सुना देते हैं, है ना। ये सारी जो चीजें हैं, ये सारे जो बिहेवियर्स हैं, ये मुझे अच्छे नहीं लगते। ठीक है, तो लोगों के बारे में आपने सोच लिया कि हाँ ये लोग हैं। दूसरा उनके बिहेवियर्स, और तीसरा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज टू बी वोकल। आपको जाके उनको बोलना होगा कि सुनो, मुझे आपसे ये बात करनी है, आई वांट टू टॉक अबाउट दिस इज व्हाट मेक्स मी अनकंफर्टेबल, आई एम नॉट ओके विद इट। करेज लगता है ना, टाइम लगता है, हाँ. क्योंकि वो कन्फ्रंटेशनल कॉन्वर्सेशंस इतने इजीली नहीं आते हमें, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि मैंने अगर ये बोल दिया तो फिर बहुत ही अनप्लेजेंट हो जाएगा कॉन्वर्सेशन, फिर पता नहीं उसको कैसा लगेगा, फिर इसमें से झगड़ा हो गया तो या और कुछ हो गया तो। लेकिन पूनम, इफ यू डोंट से नो देन यू आर इनडायरेक्टली सेइंग यस। वेरी ट्रू, है ना। अगर आप सामने वाले को ये एहसास ही नहीं दिलवा रहे हो कि मुझे ये बुरा लग रहा है, तो वो तो कंटिन्यू करते रहेगा, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है कि आपको बुरा लग रहा है ना। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड बाउंड्रीज। मैं थोड़ा कनेक्ट कर पा रही हूँ इस बात से, बिकॉज एज अ सेल्स पर्सन मुझे काफ़ी लोग ऐसे मिले हैं, मतलब जहाँ पे हमें लगता है कि नहीं यार ये तो नहीं पसंद है, या इनसे नहीं हमें बात करनी है। जर्नलिंग आपके लिए क्या है और आप कैसे जर्नलिंग करते हैं? पूनम, जर्नलिंग एक टूल है और बहुत ही जबरदस्त टूल है, और जर्नलिंग के बहुत तरीके भी हैं। मेरा एक फेवरेट तरीका है जिसको हम कहते हैं चेकलिस्ट मेथड। ओके, सो ये इसको मैं टास्क जर्नलिंग भी कहता हूँ। सो प्रोडक्टिविटी के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको सच में बहुत प्रोडक्टिव होना है, आपका जो पूरा दिन है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड एनर्जी है, लिमिटेड अटेंशन है, लिमिटेड फोकस है, और डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा है ना। कई बार ऐसा होता है कि आप ये सोचते होंगे कि मुझे आज ये करना है, ये करना है, ये करना है, बाय द एंड ऑफ द डे आप देखते हो अरे कुछ हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत सारी दूसरी चीजों ने आपको डिस्ट्रैक्ट करके रखा था। सो जर्नलिंग जो है, स्पेशली टास्क जर्नलिंग या चेकलिस्ट मेथड, वो है जहाँ पे जो भी टास्क आपके मन में है या एडहॉक टास्क आ रहे हैं, आप उसको लिखते जाओ एक डायरी में, एक जर्नल में, आप उसको लिखते जाओ, और जैसे 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 खत्म कर रहे हो you just check it off from the list. So ये एक प्रकार का journaling होता है, and every time you check it off you just have that dopamine hit, you feel good, you know, because that gives you a sense of progress. और at the end of the day जब भी आप वो पूरी लिस्ट देखोगे और फिर आप देखो अरे इतने सारे मैंने चेकआउट कर दिए, you will feel good, you will feel awesome about yourself, that will give you a sense of progress. ठीक है, so this is one type of journaling. The second type of journaling I would say is emotional journaling, जो बहुत ही जबरदस्त है। सो इमोशनल जर्नलिंग हमें हमारे इमोशंस को और अच्छे से जानने में हेल्प करता है, क्योंकि इमोशन जो है वो इंटेंजिबल है ना। हम देख तो नहीं सकते इमोशंस को, लेकिन हम इमोशंस को फील कर सकते हैं, राइट। सो अक्सर ये होता है कि वी यूज इमोशंस इंटरचेंजेबली। हम कभी स्ट्रेस को एंजाइटी बोल देते हैं, एंजाइटी को वरी बोल देते हैं, यू नो, किसी को डिप्रेशन बोल देते हैं, तो हमें पता ही नहीं कि हमें फील क्या हो रहा है। कई बार हमें अच्छा नहीं लगता, हम बोलते हैं ना कि यार आज मूड ऑफ है यार, आज लो है, आज अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन क्यों अच्छा नहीं लग रहा और क्या फील हो रहा है हमें यही नहीं पता। तो इमोशनल जर्नलिंग वो है कि आप हर 2 या 3 घंटे के बाद एक पॉज लो, अपनी जर्नल ओपन करो, अपने आप से ये पूछो कि मुझे क्या महसूस हो रहा है अभी, व्हाट एम आई फीलिंग राइट नाउ, am I happy, am I sad, am I neutral, am I stressed, am I worried, am I anxious, am I angry, मुझे क्या फील हो रहा है। ठीक है, बहुत सारे इमोशनल चार्ट्स भी अवेलेबल है ऑनलाइन, आप वो भी डाउनलोड कर सकते हो टू गेट अ रेफरेंस फ्रॉम इट। ठीक है, सो सबसे पहले तो आपने ये देख लिया कि अच्छा मुझे ये फील हो रहा है, फिर आप अपने आप से ये पूछो मुझे
ये क्यों फील हो रहा है, व्हाई एम आई फीलिंग दिस। ऐसी कोई घटना भी हुई, ऐसा कोई इंसिडेंट अभी हुआ, किसी ने मुझे कुछ कहा, मुझे कुछ मेरे मन में कुछ चल रहा था, पिछला कोई इंसिडेंट मुझे याद आ गया, ये क्यों ऐसा, कोई फेलियर हुआ उसके वजह से। सो इमोशन आपने जान लिया, उसका कारण जान लिया, उसके पीछे का रीजन जान लिया। उसके बाद थर्ड है, आप ये बोलो व्हाट कैन आई डू अबाउट इट। ठीक है, इसके बारे में अभी मैं क्या कर सकती हूँ, इसके बारे में अभी मैं क्या एक्शन ले सकता हूँ। सो इस हिसाब से आप अपने इमोशंस को चैनलाइज कर सकते हो। ये हो गया इमोशनल जर्नलिंग। फिर है क्रिएटिव जर्नलिंग। सो क्रिएटिव जर्नलिंग, कई बार हमें ऐसे कोई थॉट्स आते हैं ना, क्रिएटिव थॉट्स आ जाते हैं, लेकिन फिर जब हमें इम्प्लीमेंट करना होता है तभी हमें वो याद ही नहीं रहता है ना। सो क्रिएटिव जर्नलिंग वो है कि आप एक लॉग करते हो, आप डॉक्यूमेंट बनाते हो, जो भी थॉट्स है अपने बिजनेस में आपको कुछ इम्प्लीमेंट करना है, रिलेशनशिप में, हेल्थ को लेकर के कुछ क्रिएटिव आइडियाज आ रही है, इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के क्रिएटिव, सो यू जस्ट कीप ऑन राइटिंग इट। सो ये हो गया क्रिएटिव जर्नलिंग। सो ऐसे बहुत सारे जर्नलिंग है जो हम कर सकते हैं। वाओ। What is the difference between thinking and overthinking? Thinking and overthinking. I would say overthinking को हम अक्सर गलत समझते हैं। हाँ. हम ये समझते हैं overthinking का मतलब मेरे दिमाग में बहुत सारे thoughts चल रहे हैं। Overthinking is not about having multiple thoughts. It is about having same thoughts multiple times. So it is not about variety. It is about frequency. Okay. So वो एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ पे we are stuck. It is like, it's a broken record. हम ट्रेडमिल पे भाग रहे हैं, कहीं पहुंच नहीं रहे, वहीं के वहीं हैं, लेकिन थकान हो रही है। ओवरथिंकिंग में भी थकान होती है, मेंटल थकान होती है। You feel you feel tired, right? So I think that is overthinking. Yeah. Okay. And आप manifestation पे believe करते हैं? मैं manifestation में believe करता हूँ, लेकिन manifestation को देखने का एक नजरिया मेरा अलग है। जिस हिसाब से इस प्रोसेस को या इस वर्ड को बहुत मिस्टिकल बना दिया गया है। I think manifestation is a simple process of having clarity of what you want. Number 2 is believing in it, that yes, this can be achieved and I can achieve it. Okay, ये दो प्रकार के बिलीफ, एक तो ये हो सकता है और एक मैं ये कर सकता हूँ। सो क्लैरिटी होनी चाहिए अपने गोल्स और आउटकम्स को लेकर के। नंबर 2 एक बिलीफ होना चाहिए। नंबर 3 आपके पास एक प्लान होना चाहिए, एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि अगर मुझे ये चाहिए, मुझे ये अचीव करना है, तो मैं कैसे करूंगा, मैं ये कैसे करूंगी। चौथी चीज मुझे जो बहुत इंपॉर्टेंट लगती है मैनिफेस्टेशन में, वो ये है दैट यू हैव टू बी डिजर्विंग। डिजर्विंग मतलब कि अगर मुझे ये जॉब चाहिए तो क्या मैं डिजर्व करता हूँ उस जॉब को, तो मुझे अपने स्किल सेट बढ़ानी होगी, अपने आप पे मुझे काम करना होगा। अच्छा, अगर सब लोग ये बोलते हैं कि हाँ मुझे एक ऐसा हस्बैंड चाहिए, मुझे एक ऐसी वाइफ चाहिए, मुझे एक ऐसा पार्टनर चाहिए, डिमांड्स तो बहुत बड़ी बड़ी है ना। आर यू डिजर्विंग? व्हाट आर यू ब्रिंगिंग ऑन द टेबल, है ना। सो वो डिजर्विंग वाले एलिमेंट पे भी बहुत काम करना जरूरी है। और लास्ट है एक्शन। आपने प्लान बना दिया, आपने क्लैरिटी ला दी, आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन अगर आप घर पे बैठे हो कुछ कर ही नहीं रहे हो, तो थोड़ी ना वो मैनिफेस्ट होगा। ट्रू, वेरी वेल सेड। बहुत अच्छे से डिफाइन किया आपने मैनिफेस्टेशन को। अदरवाइज जो आजकल मार्केट में चल रहा है मैनिफेस्टेशन, कि बस आप लिख दो और वो यूनिवर्स अपने आप आपके लिए लेकर आएगा। आप बिलीव करते हैं इस पे? यूनिवर्स, ओके, सबसे पहले तो आप ये डिफाइन करो कि बिना कुछ किए, एक प्रिंसिपल है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, आप एक चीज ट्राई करो, आप घर में अकेले हो और आप बैठे हो और आप लिख लो कि मुझे चाय पीनी है। हाँ, फिर आप वेट करो कि वो चाय आएगी आपके पास। मुझे चिप्स खानी है, मुझे बर्गर खाना है, और आप लिख के रख दो, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि वो आपके पास आएगा? नहीं ना। अगर आपको कुछ खाने का मन कर रहा है, आपको कुछ पीने का मन कर रहा है, आपको कुछ कहीं जाने का मन कर रहा है, तो सबसे पहले तो आपको क्लैरिटी लानी पड़ेगी ना कि मुझे कैसी चाय पीनी है, अदरक वाली पीनी है,
सिंपल पीनी है, बिना दूध की पीनी है, ज्यादा दूध की पीनी है, शक्कर वाली, बिना शक्कर। तो पहले क्लैरिटी तो होनी चाहिए, राइट। नंबर 2, अच्छा बनाएगा कौन, है ना, मुझे ऑर्डर करनी है, मुझे खुद बनाना है, मुझे किसी को बोलना है बना के दे। अच्छा कौन से कप में पीनी है, कितनी क्वांटिटी में पीनी है, छोटा कप, बड़ा कप। तो ये सब होगा और उसके बाद या तो आप जाके बनाओ या किसी को बोलो, तब होके वो क्रिएट होगी ना। सो अगर छोटी छोटी चीजों में भी अगर एक्शन आपको लेनी पड़ेगी, तो बड़ी चीजों को मैनिफेस्ट करने के लिए भी तो ये सारी चीजें जरूरी है ना। ट्रू। क्या आपको लगता है हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ये कमी है कि बच्चों को एंजाइटी, डिप्रेशन और फेलियर से डील करना नहीं सिखाया जा रहा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पूनम। मुझे ऐसा लगता है कि जो करंट एजुकेशन सिस्टम है ना, ये बिल्कुल ऑब्सोलीट सिस्टम है। और ये हमारी एजुकेशन सिस्टम है ही नहीं, ये हम पे थोपी गई है। अगर आप पीछे जाओ बहुत साल पहले, हमारे यहाँ पे तो गुरुकुल चलते थे, है ना, हमारे यहाँ पे गुरुकुल सिस्टम था। ये एजुकेशन स्कूल क्लासरूम सिस्टम ही नहीं था। गुरुकुल सिस्टम क्या होता था, जहाँ पे वो एक रेजिडेंशियल प्रोग्राम होता था, जहाँ पे बच्चे वहां पे जा रहे हैं, वहां पे रह रहे हैं, सब कुछ सीख रहे हैं, वो आत्मनिर्भर बनना सीख रहे हैं, अपना काम खुद कर रहे हैं। और पढ़ाई भी क्या होती थी, पढ़ाई सब उनको विज्ञान सिखाया जाता था, उनको मैथ्स सिखाया जाता था, उनको अपने मन को लेकर के, अपने इमोशंस को लेकर के, थॉट प्रोसेसेस को लेकर के मेडिटेशन सिखाया जाता, उनको उपनिषद का ज्ञान दिया जाता था, उनको वेदों का ज्ञान दिया जाता था। एक होलिस्टिक लर्निंग एनवायरनमेंट होता था। और दूसरी चीज, जो गुरु होते थे वो एक रोल मॉडल होते थे, उनको देखकर ही वो प्रभावित हो जाते कि मुझे ऐसा बनना है, मेरे गुरु जैसा बनना। और एक रिस्पेक्ट तो नेचुरली आती थी, है ना। सो ये हमारा एजुकेशन सिस्टम था। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ है, 2 बहुत बड़े इन्वेजन्स हुए हमारे इंडिया में। सबसे पहला जो मुगल इन्वेजन हुआ, जब मुगल इन्वेजन हुआ, उन्होंने हमारी जड़ें पूरी तोड़ दी, क्योंकि वहां पे वो अपने संस्कार, अपनी चीजों को थोपने लगे। दूसरा हुआ हमारा ब्रिटिश इन्वेजन, जहां पे इंग्लिश सिस्टम, इंग्लिश स्टडीज, और वो जो सैंक्शंस भी करते थे, जो पैसे भी जहां पे डालते थे, वो अपना इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट करने में डालते थे। तो हुआ क्या, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो फैंसी चीजों को देख करके हमारा जो रियल जो एजुकेशन, जो गुरुकुल सिस्टम था, वो पूरा कोलैप्स हो गया। क्योंकि जो लोग भी थे वो ज्यादा अट्रैक्ट होने लगे वो एजुकेशन सिस्टम की ओर, और हमारी ओर नहीं। लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो हमारा एजुकेशन सिस्टम जो पहले था वो होलिस्टिक था। वहां पे इट वाज नॉट ओनली अबाउट बाहर का ज्ञान, अंदर का ज्ञान भी दिया जाता था। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज इट्स हाई टाइम वी शुड गो बैक देयर, वी शुड ब्रिंग दोज मोडालिटीज नाउ, सो दैट वो कहते हैं कैच देम यंग, ये एक फ्रेज है, कैच देम यंग। इसका मतलब क्या है कि जब बच्चे छोटे हैं ना, तभी उनको ये सारी चीजें सिखाओ, ताकि आगे जाके जब वो फेलियर्स को एक्सपीरियंस करें, या वो हार्ट ब्रेक को एक्सपीरियंस करें, है ना, रिलेशनशिप में फेलियर्स हो, मनी रिलेटेड फेलियर्स हो, या कोई कुछ बोल दे, तो दे नो हाउ टू हैंडल देमसेल्व्स। उनको अपने मन को वो स्थिरता देना आना चाहिए ऑटोमेटिकली। ये कभी आएगा जब आपने उनको चीजें सिखाई है, वो रूल्स बताए हैं। ट्रू। आपको लगता है कि जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो एक ग्रेड के पीछे भाग रही है और एक प्रैक्टिकल एजुकेशन नहीं दे रही है? एग्जैक्टली, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस इन। मैं वापस हमारे पुराने एजुकेशन सिस्टम में जाऊंगा, गुरुकुल सिस्टम में। तभी ग्रेड्स नहीं थे, तभी कोई नहीं बोलता था कि ये बच्चा फर्स्ट आया, ये सेकंड आया, ये थर्ड आया। वहां पे वो उनको मैप करते थे अलग अलग मोडालिटीज को लेकर के, कि स्पिरिचुअल मोडालिटी हो गई, ये साइंटिफिक मोडालिटी हो गई। तो वहां पे किसी को ये नहीं बोला जाता था कि तुम इससे कम हो, है ना। आज प्रॉब्लम ही ग्रेडिंग सिस्टम का है कि अगर एक क्लासरूम में 100 बच्चे हैं तो पहले से ही सारे 100 बच्चों को पता है कि नंबर 1 तो एक ही होगा। तो रेस किसकी है? रेस है उस नंबर 1 तक पहुंचने की। अच्छा, अभी जरूरी है क्या कि जो नंबर 2 है वो नंबर 1 जितना अच्छा नहीं है? हो सकता है कि वो एग्जाम वाले दिन ये बेचारे की तबीयत खराब थी,
वो उससे भी ज्यादा होशियार है, लेकिन उस दिन कुछ गलत हुआ जिसकी वजह से वो अच्छी तरह से नहीं लिख पाया पेपर, जिसकी वजह से वो सेकंड आ गया। अच्छा, हो सकता है कि कुछ घटना हो गई जिसकी वजह से एक जो बहुत ही अच्छा होशियार लड़का था वो तभी एग्जाम देने ही नहीं जा सका और वो फेल हो गया। सो हाउ कैन मार्क्स डिसाइड समवन्स फ्यूचर? हाउ कैन ग्रेडिंग डिफाइन समवन्स फ्यूचर? ये तो वो वाली बात हो गई, आपने एक blind eye, you had a blind eye towards the holistic development. You are only looking at those marks and you are telling them, okay, you are successful and you are not. So यहीं से character building होता है और यहीं से whether the child will be confident or not decide हो जाता है. True. How to deal with toxic people? Number one, you cannot change toxic people. Number two, you can never make them understand and make them agree that they are toxic. Okay, so the only option to deal with toxic people is to, number one, build your boundaries very strong. Number two, gather some courage to tell them that this is okay and this is not okay. And number three, if nothing works, then try to distance yourself from them. कई बार ये भी होगा कि लोगों को ये सवाल होगा कि मेरे घर में ही टॉक्सिक है, हाउ डू आई डिस्टेंस माई सेल्फ फ्रॉम देम? मिनिमाइज योर कॉन्वर्सेशन. जरूरी नहीं है कि आपको विस्तार में बातें करनी है. अगर एक सेंटेंस में बात खत्म हो सकती है तो 2 सेंटेंस बोलने की जरूरत ही नहीं है. और उनको ये एहसास बार बार दिलवाना बहुत जरूरी है कि यू आर मेकिंग मी अनकंफर्टेबल एंड आई एम नॉट ओके विद दिस. एंड आपके नजरिए से सेल्फ लव क्या है? मेरे नजरिए से सेल्फ लव स्टार्ट्स विद सेल्फ एक्सेप्टेंस. अगर आप अपने आप को आप जैसे हो स्वीकार करना शुरू हो जाते हो, सो सेल्फ लव इज जस्ट अ बाय प्रोडक्ट. आप जैसे हो, फिजिकली आप जैसे हो, मेंटली इमोशनली आपका जीवन जैसा है, जैसे भी आप हो, acceptance is the first step towards love and acceptance is the first step towards progress. आज के टाइम पे ना सेल्फ डाउट बहुत है लोगों को, तो सेल्फ डाउट को कैसे ओवरकम करें? सेल्फ डाउट, पूनम, सबसे पहले तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ. जब एक बच्चा पैदा होता है, हाँ, तो क्या वो सेल्फ डाउट लेके पैदा होता है? बिल्कुल नहीं. बिल्कुल नहीं. राइट. सो सेल्फ डाउट वो ऐसा प्रोग्राम है ना जो हम इंस्टॉल करते हैं. हाँ. ठीक है. और ये होता है राइट फ्रॉम द पेरेंटल स्टेज. ठीक है. जैसे आपने कभी एक कोई छोटे बच्चे को देखा है जो ऐसे बैठा है और वो खुद ही अपने आप से बात कर रहा है, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, मुझे नहीं लगता मैं ये कर पाऊंगा. कोई भी छोटे बच्चे को ऐसे बात करते हैं? नहीं. जो बच्चे होते हैं कितने कॉन्फिडेंट होते हैं. हाँ. है ना. हम 2 बार सोचे ये करे ना करे, बच्चे तो कर लेते हैं. बिल्कुल. ठीक है. खुद ही मारते हैं, ये करते हैं, वो खेलते हैं, ये वहां. सो दे आर कॉन्फिडेंट. सो एज अ चाइल्ड, ह्यूमन बीइंग्स एज अ चाइल्ड दे आर बॉर्न कॉन्फिडेंट. लेकिन हम जो है, जो सोसाइटी की अगर बात करें, पेरेंट्स की बात करें, वो सेल्फ डाउट उसमें इंस्टॉल करते हैं. पूछ के, अरे ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया, अगर वो करते तो बेटर होता. सो नंबर 1, जब भी आपको अप्रिसिएशन नहीं मिलती, जब भी आपको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती, तभी आप डाउट में चले जाते हो. तभी आपको ऐसा लगा, अरे ये सही किया क्या, मुझे ये करना चाहिए था क्या, इसके बदले में अगर वो करती, अगर मैं वो करता. सो आई थिंक सेल्फ डाउट is not something that you are born with, something that you learn. It's a learned behavior. ठीक है. अगर कोई चीज आप सीख सकते हो, if you learn something, you can also unlearn it. ठीक है. So सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा पूनम कि अगर सेल्फ डाउट आपको ऐसा लग रहा है that I doubt myself a lot, तो उसका सोर्स ढूंढना शुरू करो. That from when, what part of my life I started doubting my decisions, my choices a lot. जैसे आजकल लोगों को बहुत डाउट होता है, अगर एक चीज ऑनलाइन भी मंगवानी होती है तो उसमें भी प्रोक्रेस्टिनेट कर लेते हैं कि ये सही है क्या, वो उसमें कार्ट में डालेंगे, 10 बार डालेंगे, 10 बार निकालेंगे, फिर 10 और चीजें देखेंगे और
एट द एंड वो परचेज ही नहीं करेंगे, है ना। हाँ. अगर कहीं बाहर जा रहे हैं तो ये खाएं या वो खाएं, मेन्यू में से कुछ ऑर्डर भी करना है तो वहां पे भी ये से डिसीजन अगर लेना है, अगर बिजनेस डिसीजन लेना है, जॉब डिसीजन लेना है, शादी का डिसीजन लेना है, तो उसमें भी इतना डिले हो जाता है दैट दे आर नॉट एबल टू टेक एक्शन बिकॉज सेल्फ डाउट इज ईटिंग अप, राइट। अच्छा, सेल्फ डाउट जो है वो क्यों होता है? उसका मेन रीजन है बिकॉज देयर इज अ फियर ऑफ फेलियर, है कि नहीं, कि अगर मैंने ये किया और अगर मैं फेल हो गई तो, अगर मैंने ये डिसीजन लिया और मैं अगर फेल हो गया तो, इसलिए वहां पे सेल्फ डाउट है। मुझे फेल नहीं होना, सो वी आर ट्राइंग टू सेव आवरसेल्व्स फ्रॉम द फेलियर, राइट। सबसे पहली चीज आप ये सोचो कि ये सेल्फ डाउट आ कहां से रहा है। तो आप इफ यू गो बैक इन द टाइम लाइन यू विल रियलाइज कि हमेशा मुझे क्रिटिसिज्म ही मिली है, हमेशा लोगों ने मेरे चॉइसेस पे या मेरे डिसीजंस पे सवाल ही उठाए हैं। हमेशा मैंने जब ये बोला कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहती हूँ, तो लोग खुश नहीं थे लेकिन बहुत स्केप्टिकल थे, है ना। तो जब इतना क्रिटिसिज्म, जब इतना डाउट मैं फेस कर रहा हूँ, मैं फेस कर रही हूँ, तो अल्टीमेटली आई टर्न टुवर्ड्स माई सेल्फ। मैं खुद को ही डाउट करने लगती हूँ, मैं खुद को ही डाउट करने लगता हूँ, ठीक है। अच्छा, अगर ये एक लर्न बिहेवियर है तो क्या मैं उसको अनलर्न कर सकता हूं? क्या मैं उसको अनलर्न कर सकती हूँ? हाँ। सो वन ऑफ द बेस्ट वेज टू ओवरकम सेल्फ डाउट एंड टू स्टार्ट बिल्डिंग कॉन्फिडेंस इज टू स्टार्ट स्मॉल इन टर्म्स ऑफ टेकिंग डिसीजंस, ठीक है। जैसे अगर एक व्यक्ति को ये सेल्फ डाउट है कि क्या मैं कभी सोलो ट्रैवल कर सकती हूँ, क्या मैं सोलो ट्रैवल कर सकता हूँ? नहीं, ये मेरे बस की बात नहीं है। क्या मैं बिजनेस शुरू कर सकता? नहीं, ये मेरे बस की बात नहीं है, है ना। क्या मैं ये अकेला कर सकता हूँ? क्या मैं वो अकेला कर सकता? नहीं, ये मेरे। सो स्टार्ट स्मॉल, ठीक है। आप एक प्लान करो, सबसे पहली चीज तो प्लान करो, अच्छे से प्लान करो, बिकॉज whenever you plan, whenever you prepare, you start feeling certain and you start feeling confident about it, ठीक है। नंबर 2, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी सब रेडी होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो ये मैं ये कर लूंगी, ये नहीं होगा तो मैं ये। सो यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ, ठीक है। तीसरी चीज, नाउ यू स्टार्ट टेकिंग एक्शन, मतलब ऐसा कुछ करो, ऐसी शुरुआत करो कि अगर फेल भी होगे ना तो ज्यादा नुकसान नहीं होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल चलो इन्वेस्टमेंट की बात करें। अगर किसी को बहुत सेल्फ डाउट है कि मैं इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस तो मुझे समझता ही नहीं है, मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगी, ठीक है, मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, अगर पैसे डूब गए तो ठीक है, कोई छोटा इन्वेस्टमेंट चालू कर लो, है ना। एक छोटा इन्वेस्टमेंट करोगे और अगर उसमें पैसे डूब भी गए तो ज्यादा नुकसान नहीं होगा, इनफैक्ट यू विल एंड अप लर्निंग समथिंग। लेकिन अगर आपने कुछ उसमें अचीव कर लिया, सो ऑफ कोर्स यू विल फील सुपर कॉन्फिडेंट, तो सेल्फ डाउट तो वहीं से निकल जाएगा दैट यस आई एम एबल टू डू समथिंग। ट्रू। अभी हमारा ये लास्ट राउंड है, है ना। दिस इज द रैपिड फायर राउंड। तो आपको बहुत जल्दी से आंसर करना है। कुछ क्वेश्चंस हैं। सबसे वर्ड्स बोलेंगे इसको, सबसे बुरा मैं बोल सकती हूँ, ओवर थिंकिंग और फोन एडिक्शन। यू हैव टू चूज वन। मतलब चूज क्या करना है कि सबसे बैड? सबसे बैड, ओके, फोन एडिक्शन। फोन एडिक्शन जो है, बहुत सारे ऐसे रिसर्च हुए हैं जो ये प्रूव किया है कि फोन एडिक्शन से आपका ब्रेन स्ट्रक्चर चेंज होता है, आपके सोचने की क्षमता, आपके ब्रेन में जो इम्पल्सेस क्रिएट होते हैं, जो हार्मोन्स डेवलप होते हैं, वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके वजह से द वे यू थिंक, यू कैन नॉट बी क्रिएटिव, प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपकी नींद, स्लीप पैटर्न्स सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। सो ओवर थिंकिंग तो फिर भी ठीक है, चलो ओवर थिंकिंग अगर आप कर रहे हो तो कोई अच्छा एक एक्सपीरियंस हो गया, या आपने जर्नलिंग कर ली या मेडिटेट कर लिया, तो वो आप पैटर्न ब्रेक कर सकते हो। लेकिन एटलीस्ट वहां पे ब्रेन डैमेज तो नहीं हो रहा, ट्रू, वहां पे न्यूरल डैमेज तो नहीं हो रहा। सो दैट्स द रीजन आई थिंक ओवर थिंकिंग। ओके, ग्रेट। वन बिलीफ अबाउट वर्क इंडियन मस्ट अनलर्न। आई थिंक अबाउट वर्क, परफेक्शनिज्म। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि काम परफेक्ट होना चाहिए, लेकिन
perfectionism is a myth. You can never reach the stage called perfectionism or I'm perfect. Because आप वहां पे पहुंचोगे ना तो आपको लगेगा नहीं इसमें भी और कुछ बेटर कर सकते हैं. True. So I think progress over perfection. One mental health habit every school kid should learn. Self-reflection and self-questioning. क्योंकि जब भी आप खुद से ही सवाल नहीं पूछते, जैसे अगर आप किसी ने आपको क्रिटिसाइज कर लिया, अगर आपने उस क्रिटिसिज्म को वैलिडेट नहीं किया तो आप उस क्रिटिसिज्म को इनग्रेन कर लोगे, which will lead to self doubt. Okay? अगर आपको ओवर थिंकिंग हो रही है, अगर आपने उसको वैलिडेट नहीं किया, then that will put you in a problem. So I think self inquiry and self questioning should be taught in schools. Would you rather live with no Wi-Fi, no inner peace? No Wi-Fi and no inner peace. Inner peace. Okay. No Wi-Fi. मैं डेटा से काम चला लूंगा. But I need inner peace. Yes. Perfect. One trait that make a person impossible to work with. I would say self-obsession. अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो self-obsessed है, उसके साथ आप काम ही नहीं कर सकते. True. क्योंकि वो अपनी दुनिया में है. वो आपको नोटिस नहीं करेगा, वो आपको अप्रिशिएट नहीं करेगा. उसकी लाइफ आपकी लाइफ नहीं. So I think that would be very difficult. आलोक सर, थैंक यू सो मच. आप हमारे पॉडकास्ट में आए और आपने इतनी सारी लर्निंग दी, उसके लिए थैंक यू सो मच. Thank you very much. Thank you, Poonam. Thank you. I wish that and I hope a lot of success to your podcast, Soch Matters, and I really think that Soch matters because ultimately जैसा हम सोचते हैं वैसा हम फील करते हैं. बिल्कुल. जैसा हम फील करते हैं वैसी हम एक्शंस लेते हैं, जैसी एक्शंस लेते हैं वैसे रिजल्ट्स हम हमारे लाइफ में प्रोड्यूस करते हैं. सो अल्टीमेटली सोच, हमारी जो थॉट पैटर्न्स है, हमारा जो मेंटल फ्रेम ऑफ माइंड है, वो बहुत ज़रूरी है. So thank you for initiating this and thank you very much for having me here. Thank you so God much. Bless you. I hope आपको आज का पॉडकास्ट काफ़ी मीनिंगफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा. तो प्लीज़ ऐसे ही आगे के पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. इससे हमें काफ़ी करेज मिलता है. तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.